मीटिंग में बैठ के, तो उनमें से ये एक था कि अगर इंस्ट्रूमेंट मेकर ही अच्छे नहीं होंगे या उनको कुछ प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा तो अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं बन सकते हैं। और इसके कई उदाहरण भी हैं। आप ये भी देखें कि एक समय था कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन आज बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत समस्याएं हैं। जैसे अब आप लकड़ी काट नहीं सकते हैं। अगर आप लकड़ी काटते पकड़े गए तो आपको ना जाने वो कोई बहुत भयंकर सज़ा है उसकी, शायद उम्र कैद है उसकी सज़ा। तो ये भी एक समस्या है। आप शिकार नहीं कर सकते, आप बारहसिंगा का जो पहले सींग लगता था या और भी लगता था वो नहीं लगा सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके कारण जो इंस्ट्रूमेंट मेकर्स हैं उनके लिए भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई हैं। और इसी के कारण अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास नहीं आ पा रहे। दूसरा कारण यह है इन समस्याओं के चलते इंस्ट्रूमेंट्स बहुत महंगे हो गए हैं। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, तानपुरे की बात भी कर रहे थे, लेकिन तानपुरा खरीदता कौन है आज? कोई नहीं खरीदता। आज सब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है। और तो कुछ नहीं, अब आपकी जेब में तानपुरा आ चुका है, आपके मोबाइल में है, ऐप्स हैं। तो समस्या ये भी आ गई हैं। हालांकि ऑल्टरनेट हमारे सामने हैं, अभ्यास करने में बहुत आसानी है कि कौन तबला वादक आएगा घर। पहले एक मुश्किल होती थी उसकी, और भी कई समस्याएं थी, लेकिन आज आप खूब अच्छे से उसके रियाज कर सकते हैं आप घर में बैठ के। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वालों के लिए वाकई में बहुत समस्या है, और उनके लिए भी आप और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मेकर और बिल्कुल जो बेचने वाले इंस्ट्रूमेंट्स वो भी समस्या में आ चुके हैं। वो कैसे समस्या में आ चुके हैं? अब उनके पास ऑल्टरनेट ये है कि सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के, वो ज़्यादातर आप देखिए वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं, सब बजाते हैं, वही ले रहे हैं। तो उनके पास इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स बेचने को तो है ही नहीं। आप किसी भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स सेलर पर अब चले जाइए, आपको आज क्या दिखेगा? गिटार, सिंथेसाइज़र की तो भरमार पड़ी हुई है बिल्कुल। आपको सभी वही, और एक मॉडल, एक से एक बढ़िया मॉडल मिलेगा। तो इसी संदर्भ में मैं सबसे पहले बुलाना चाह रहा हूँ मैं तृप्ति जोशी जी को। उनका शीर्षक है तत्व वाद्य के परिप्रेक्ष्य में वाद्य निर्माताओं का योगदान। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तृप्ति जोशी, शोधार्थी, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान। मेरा विषय है तत्व वाद्य के परिप्रेक्ष्य में वाद्य निर्माताओं का योगदान। भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्य वर्गीकरण के अंतर्गत तत्व वाद्यों का प्रयोग वैदिक काल से ही चला आ रहा है। तंत्री वाद्य के अंतर्गत मुख्यतः सितार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सितार शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि की श्रेणी का वाद्य है। सितार का वादन करना तथा सितार निर्मित करना दोनों में क्लिष्ट भिन्नताएं हैं। जरूरी नहीं एक श्रेष्ठ सितार वादक सितार निर्माता भी हो, और यह भी आवश्यक नहीं कि उत्कृष्ट सितार कारीगर सितार वादक ही हो। परंतु यदि सूक्ष्म दृष्टि डाली जाए तो दोनों एक दूसरे के बिन अपूर्ण हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। वादक कलाकार अपनी वादन शैली में नवीनीकरण चाहता है। अकस्मात कोई झनकार उनकी वादन शैली को उत्कृष्ट बनाती है। यह वादक की कल्पना ही होती है जो उसे सृजन की ओर ले जाती है। कल्पनाओं की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, कल्पनाएं असीम होती हैं। श्रेष्ठतम वही है जो सौंदर्य को धारण किए हुए हो। बेशक सितार का वादन कलाकार श्रोताओं के रुचि के अनुरूप तथा स्वयं के नवीन दृष्टिकोण के आधार पर करता है, परंतु यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आज तक क्या किया जा चुका है और अब दृष्टि जाती है कि नया क्या कुछ हो सकता है। वादक कलाकार अपनी रुचि व अपने मिजाज के अनुरूप समयानुसार परिवर्तन करना चाहते हैं। वाद्य में ये परिवर्तन वाद्य के अंगों में परिवर्धन करके प्रयोग किए जाते हैं। वाद्य के अंगों में ये बदलाव करने के लिए विकसित सोच,
तकनीकी समझ, बरसों का अनुभव लिए हुए होते हैं तत्वाद्य निर्मित करने वाले कारीगर, जो वादक कलाकार की सोच के अनुरूप वाद्य को उस रूप में ढालने का पूर्णतः प्रयत्न करते हैं। शिल्प कृतियाँ, मूर्तियाँ, उनमें की गई उत्कृष्ट कलाकृति एक अमिट छाप छोड़ जाती है, परंतु मूर्ति बनाने में व्यतीत समय, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म उकेरी गई आकृतियाँ, उनमें प्रयोग किए गए विभिन्न उपकरण, उनकी कठिन मेहनत, इन सभी बातों का आकलन हर कोई नहीं कर पाता। प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी कलाकृतियों को देखकर दर्शक अनेकों प्रशंसनीय शब्दों का उद्बोधन करते हैं, परंतु शिल्पकार की कहीं चर्चा तक नहीं होती। ठीक इसी प्रकार सितार वाद्य के कलाकार द्वारा दी गई प्रस्तुति श्रोताओं को रस का आस्वादन करवाती है, परंतु उस सितार वाद्य में सुमधुर ध्वनि उत्पन्न करना, वाद्य के अंगों में बेहतरी के लिए किए गए कुछ परिवर्तन, वाद्य की निर्मिति में लगी दिन रात की अवधि, उनकी मेहनत, उपयुक्त सोच व अनुभव रखने वाले वाद्य निर्माताओं को कोई नहीं जानता। वाद्य का निर्माण यूं ही नहीं होता। प्रकृति का वाद्य निर्माण में अमूल्य योगदान है, या फिर यूं कहा जाए कि प्राकृतिक वस्तुओं के बिना वाद्य निर्मित कर पाना संभव नहीं। प्राकृतिक आवरण में जीवन निर्वाह कर चुके निष्प्राण जीवों के अंगों का प्रयोग बखूबी किया जाता रहा है। अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वाद्य की संरचना में प्रकृति का अनोखा योगदान है। चूँकि प्राकृतिक संसाधनों में अब कमी आई है, वर्तमान परिस्थिति में प्राकृतिक संसाधनों का मिलना उतना सहज नहीं रह गया है जितना पहले था, क्योंकि जीव जंतुओं के शिकार पर प्रतिबंध लग गया है। जीव हत्या कानूनी अपराध है, जिस कारण से जीवों के उन अंगों का मिलना मुश्किल हो गया है जिनका प्रयोग वाद्य के निर्माण में किया जाता रहा है। मृत जीव अंग उपलब्ध न होने के कारण अब प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग वाद्य निर्माण में किया जाने लगा है। हाथी दांत के कारण हाथियों का अवैध शिकार किया जाता रहा है तथा उनकी संख्या तेजी से गिरने के कारण वो जंगल में संकटग्रस्त हो गए हैं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाथी दांत के व्यापार पर रोक लगा दी गई है। जैसे सितार, तानपुरा इत्यादि वाद्यों में सजावट के लिए पहले हाथी दांत, बारहसिंगे की सींग या हड्डी का इस्तेमाल होता था, वहीं अब प्लास्टिक की पतली सेल्यूलाइट सीट का इस्तेमाल होने लगा है। मन के जो पहले सींग या हड्डी के बनते थे, वो भी अब प्लास्टिक के बनने लगे हैं। घुड़च, जो सींग या हड्डी का ही सर्वोत्तम माना जाता था, वो अब एबोनी लकड़ी का बनने लगा है। आधुनिक समय में प्रकृति में साधनों की अनुपस्थिति का कारण प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाने लगा है। समय समय पर वाद्यों में परिवर्तन किए गए हैं और परिवर्तन अब भी जारी हैं। सितार निर्मिति के कार्य हेतु आवश्यक सामग्री एक ही स्थान पर मिल पाना संभव नहीं होता। भिन्न भिन्न स्थानों से वाद्य सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है। अभी कोरोना टाइम में राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा सोशल मीडिया पे एक वेबिनार आयोजित करवाया गया था, जिसका विषय था कारखाने से मंच तक। उन्होंने आमंत्रित किया था मिरज के कारीगर रफ़ीक जी और उनके पुत्र इरफान जी, जो तानपुरा, सितार और स्वरमंडल की निर्मिति का कार्य करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि तुम्बे के लिए जो कद्दू का फल होता है वो सहजता से नहीं मिल पाता। वो उस फल को सोलापुर ज़िले के सीतापुर गांव से मंगाते हैं। उस कद्दू के फल को सुखाने में 8 महीने का समय लगता है। फल में लचीलापन बना रहे, इसके लिए उसे पानी में भिगोया जाता है और सितार की संरचना बनाने में और सितार को पूर्ण रूप प्रदान करने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। यदि किसी को डिज़ाइन का काम चाहिए तो 4-5 दिन अधिक समय लगता है। उसके बाद जब डिज़ाइन का काम हो जाता है, उसमें पॉलिश की जाती है और उसे 2 दिन तक सुखाया जाता है, जिससे वाद्य में चमक बरकरार रहे। तत्वाद्य का निर्माण कार्य आसान नहीं है। यह एक साधना है जिसमें कष्ट है, संघर्ष है, समय की अधिकता है, परंतु तत्वाद्य निर्माताओं के इस तपस्या का आकलन करने वाला कोई नहीं। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, वाद्यों को और वाद्य निर्मित करने वाले विद्वत जनों की कला को सहेजना अति आवश्यक है।
ये संरक्षण तभी संभव है जब वाद्य के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न हो। जब वाद्य के प्रति कामना रहेगी तो स्वतः ही वाद्य निर्माण की कला के प्रति संगीत छात्रों में रुझान बढ़ेगा और उत्सुकता ये रहेगी कि वाद्य की बनावट के कार्य की क्या प्रक्रिया है। आवश्यक है कि वाद्य निर्मित करने वाले कारीगरों की साधना के प्रति सम्मान की दृष्टि रहे, परंतु ये केवल यहीं तक सीमित ना हो, अपितु विद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन करवाना चाहिए, जिसमें विभिन्न शहरों के वाद्य निर्माताओं को आमंत्रित कर उनके कार्य की जानकारी स्वयं उनके द्वारा छात्रों को दी जानी चाहिए। यही नहीं बल्कि विभिन्न संस्थानों को भी खोला जाना चाहिए, जिससे वाद्य निर्मितीकरण की कला को संगीत जिज्ञासु सीख सकें। वादक कलाकार को प्रस्तुति के लिए मंच मिलता है, परंतु आवश्यक यह भी है कि वाद्य निर्माता की साधना को भी उचित सम्मान मिले। थैंक यू। धन्यवाद तृप्ति, बहुत अच्छा तुमने अपना शोध पत्र पढ़ा। इसमें तुमने बहुत सारी समस्याओं का जिक्र किया जो मैंने शुरू में ही अभी कही थी आपको, है ना, कि इसमें कोई शक नहीं कि सरकार की तरफ से बहुत सारे बैन लग गए हैं और उनका वो भी सही है अपनी जगह, कि वो पेड़ इतने काट दिए गए, जंगल इतने काट दिए गए जितनी आवश्यकता नहीं थी, और उसके बदले कोई पौधारोपण दोबारा हुआ भी नहीं, और उससे एनवायरनमेंट को बहुत समस्या आती है ना, आपको पता ही है वो तो। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शिल्पकार की चर्चा ही नहीं होती, ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। और आप देखेंगे एक कलाकार का नाम हो जाता है, लेकिन वो किस वाद्य निर्माता द्वारा बना गया है वो शायद ही कोई जानता है। बहुत कम ऐसे हुए हैं, जैसे कन्हई लाल या कोई और हिरन रॉय, इनके तो नाम हैं, लेकिन और भी बहुत अच्छे सितार निर्माता हुए हैं, उनका कोई नाम हुआ नहीं आज तक। तो ये भी बड़ी अच्छी, और वो प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, उसके बदले ऑल्टरनेट्स प्लास्टिक आया है। अभी तुम्बे की बात करी तो तुम्बे में आजकल फाइबर ग्लास भी यूज़ होने लगा है, तो उसके बदले भी ऑल्टरनेट्स देखे गए हैं। लेकिन कहते हैं, मैंने खुद देखा है, मेरे पास था एक सितार जिसमें फाइबर ग्लास का तुम्बा लगा हुआ था, वो अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी टोनल क्वालिटी में थोड़ी कहीं कमी थी उसमें। तो और एबोनी ब्रिज की बात बताई तुमने, ब्रिज की बड़ी समस्या है, आज शिकार नहीं कर सकते हैं आप, तो उसके लिए वुडन ब्रिजेज आने लगे हैं, तो वो भी अच्छा है वैसे। और क्योंकि ऑल्टरनेट तलाशेंगे तो वो देखना ये कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो अच्छा है, वुडन जो है ब्रिज वो भी उसका ऑल्टरनेट सही है। और उसके बाद ये तो बात सच है कि अब मेरे ख्याल से इसके लिए कुछ और समाधान ढूंढने चाहिए। समाधान में यही हो सकता है अगर सरकार इनको कुछ प्रोत्साहन दे, सरकार की तरफ इनसे कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। सरकार और लोगों के लिए कितना कितना करती है, मैंने देखा हूँ, हर महीने कुछ गरीब लोगों को ना जाने किस प्रकार की उनको हर प्रकार की सहायता मिलती है, किसानों को सहायता मिलती है, जो कोई डिमांड करता है उसको सरकार, मैं तो देखता हूँ, पूर्ण करती आ रही है। लेकिन जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो बनाने वाला निर्माता हैं, उनके कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, उनको अपने 2 वक्त की रोजी रोटी मुआयन करना ही मुश्किल हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये वाकई में जो निर्माता हैं उनकी एक अपनी समस्याएं हैं, और अब तो वो कहना चाहें कि अपने जितने भारतीय वाद्य हैं अब वो बनने बंदे हो गए हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर चले गए हैं। उन्होंने देखा, मैं पहाड़गंज में जिनसे मैंने पहले सितार ली थी, करतार चंद जी, वो उनका पहले तो देहांत हो गया, दूसरे जो उनके भाई थे वो तो छोड़ के हिमाचल ही चले गए, कहने भाई मेरे अब तो कुछ बिकता नहीं, कुछ नहीं होता, तो मैं क्या करूं। तो ऐसे बहुत सारे निर्माता हैं जो ये कार्य छोड़ चुके हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। प्रिया रस्तोगी बहुत अच्छी, मेरे को मालूम नहीं, मैंने सुना नहीं वैसे अभी तक मैंने इसका सारंगी। देखिए सारंगी बजाती है लड़की, बहुत अच्छी बात है। मतलब अच्छे लड़के नहीं बजा पा रहे, ना बजाते हैं, ना इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन ये लड़की, मैंने उसको बहुत कहा कि तुमने ज़रूर आना है और अपनी सारंगी लेके आना है।
तो ये मुझे खुशी है कि वो सारंगी लेके आई है और इसमें निरंतर अभ्यास कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। अब सारंगी के वादक भी कम रह गए हैं, है ही नहीं, नाम मात्र हैं। और लड़कियों में तो मेरे ख्याल से एक रामनारायण जी की बेटी थी जो बजाती थी, दूसरी मैं इसको देख रहा हूँ, तो बहुत खुशी हो रही इसको देखकर। इसके लिए क्या इसका विषय है सारंगी की निर्माण प्रक्रिया एवं नादात्मक विशेषताएं। उपस्थित सभी प्रोफेसर्स गुणीजनों को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं प्रिया रस्तोगी ललित संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय की पीएचडी की शोधार्थी हूँ। मेरा आज का विषय है सारंगी की निर्माण प्रक्रिया एवं उसकी नादात्मक विशेषता। नादात्मक विशेषता मतलब उसकी टोनल क्वालिटी। वैसे तो सभी वाद्य अपने में बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु सारंगी का जो टोन है वो बाकी वाद्यों से थोड़ा अलग पाया जाता है। उसकी विशेषता एक ये भी है कि अभी तक के सारे वाद्य उंगलियों के इस पोर्शन से बजते हैं, जैसे पोरू जिसे हम बोलते हैं, पर जो सारंगी है मतलब एकमात्र यही ऐसा वाद्य है जो क्यूटिकल्स से बजता है, या जी उंगलियों के ये इस वाले भाग से बजता है। ये जो पोर्शन होता है स्टार्टिंग में ये बहुत पेनफुल होता है, नो डाउट, और यही कारण है कि अभी तक इसके बहुत कम जो पहले लोग बजाते थे उन्हें लगता था कि इसका आगे बहुत कम ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसलिए उन्होंने जितने भी उस्ताद पंडित थे उन्होंने अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं सिखाया, मतलब एक लिमिट में ही करके छोड़ दिया। परंतु अब मतलब क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल नहीं सीख रहे हैं, अभी भी काफ़ी लोग हैं जो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह गायकों के लिए अपना कंठ बहुत प्रिय होता है, उसी तरह वादकों के लिए उनका साज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, मतलब उनका एक अनोखा प्रेम होता है अपने साज से। तो मैं शुरुआत करती हूँ कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में चार प्रकार के वाद्य बताए। पहले तत्वाद्य, तंत्री वाद्य जिसे हम बोलते हैं। तंत्री वाद्य आप देख सकते हैं इसमें कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, ये नीचे मयूर वीणा है, ऊपर सितार है, वीणा है, इसराज, और बाकी अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं उसमें काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सेकंड है अवनद्ध वाद्य। नेक्स्ट पेज कहाँ से? नहीं हो रहा। दूसरा वाद्य है अवनद्ध वाद्य, मतलब चर्म वाद्य जिसे हम कहते हैं, खाल के वाद्य जो होते हैं, जैसे तबला। सर प्लीज़ शो द पिक्चर। ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तंत्रवाद्यों को भी फिर चार भागों में विभाजित किया गया है। पहले है उंगलियों से छेड़कर बजाने वाले वाद्य। सर प्लीज़। उंगलियों से छेड़ के बजाने वाले वाद्य जैसे स्वरमंडल, तानपुरा, स्वरमंडल होता है, तानपुरा होता है। दूसरे होते हैं कोड़ और त्रिकोण, जैसे मिज़राब से बजाते हैं जिनको, जैसे सितार, जैसे सरोद, और ये जितने भी मोहन वीणा, ये जितने भी वीणा होती हैं, सितार, सरोद जितने भी हैं, वो सब त्रिकोण से बजाने वाले वाद्य होते हैं। मतलब अगर सर पिक्चर दिखा सकते हैं तो इट विल बी वेरी क्लियर।
तीसरा होते हैं गज से बजाने वाले वाद्य, जैसे एक सारंगी, इसराज, दिलरुबा और ऐसे और बहुत वाद्य हैं जो गज से बजाए जाते हैं, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसे बोइंग इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। चौथा होता है डंडी से प्रहार करके बजाने वाले वाद्य, जैसे संतूर और कानून जो वाद्य होते हैं। ये चारों ही प्रकार जो हैं वो तत्व वाद्यों की श्रेणी में आते हैं। अच्छा सर, ओके, हम लोग ठीक है जी। तो मैं आपको बताती हूँ कि सारंगी का बनावट प्रक्रिया कैसी होती है। ये देखिए ये खूंटियाँ देख रहे हैं आप, ठीक है, ये किस तरह से लगी हुई हैं। और जो ये तार जा रहे हैं ना, मतलब ये जो तरबे हैं उनको लगाना भी बहुत डिफ़िकल्ट, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू मतलब अप्लाई तरबे ऑन, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से निकल जाएगी तो आप सोचिए कहाँ से लगाएंगे आप उसको। तो उसको ये जो होते हैं इसमें से निकाल के पीछे से फिर टायर पीछे बांधा जाता है। दूसरा और तीसरा है मगज, माथा जिसको बोलते हैं। तो ये सारंगी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसका भी एक और बहुत बड़ा रीज़न होता है कि देखिए ये आपको निशान दिख रहा है सारंगी के ऊपर, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये छोटा सा निशान देख रहे हैं आप, एक पान बना हुआ है,
और एक पान इधर से बना हुआ है। तो बहुत सारी सारंगियों का जो मेरा मकसद यहाँ पर आने का था वो ये था कि सारंगियाँ पहले उत्तर प्रदेश के काफ़ी ज़िलों में बनती थी, जैसे बदायूं से मेरठ जी सर, हाँ मेरठ में तो आज भी बन रही हैं। और मेरठ की सारंगी की विशेषता ये है कि यहाँ पर एक पान का निशान होता है। अगर सर आप आगे थोड़ा करेंगे ना उसको स्लाइड में तो आ जाएगा। और नेक्स्ट प्लीज़। जी तो आप देखेंगे, हाँ सर प्लीज़ आगे करिए। अभी नहीं, नेक्स्ट। हाँ सर प्लीज़ नेक्स्ट, आई विल टेल यू। अभी और आगे एक, हाँ जी बस, हाँ बैक कर दीजिए जी। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर एक पान जैसा निशान बना हुआ है। वो सारंगी में ही ये मेरठ में ही ये सारंगी बनी है, ये इसकी विशेषता होती है। ये उसकी निशानी है। जी सर, हाँ बाकी तो लखनऊ में भी बनती है सारंगी। तो लखनऊ की पहचान होती है कि इससे पहले कीजिए आप थोड़ा। हाँ, लखनऊ की निशानी ये होती है कि जो माथा होता है, मगज जो है, इसके ऊपर एक बहुत प्यारी सी नक्काशी होती है। तो ये और एक छोटी सी चील का निशान बना होता है। तो वो मोस्टली मेरठ की, वो मोस्टली लखनऊ या दिल्ली साइड की होती है, पर वो मेरठ की सारंगी नहीं होगी। ये विशेषता होती है। और जो स्पेशली पान बना होता है, नीचे एक प्लस का निशान होता है, ये विशेषता है, आप उसको देख के पहचान जाओगे कि ये मेरठ की सारंगी है। ये है। और बाकी उत्तर प्रदेश के बदायूं में पहले बहुत अच्छी सारंगियाँ बनती थी। बदायूं में भी? जी सर, ऐसा जोबोर ने द वॉइस ऑफ द सारंगी बुक लिखी है, तो उसमें उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। बहुत बड़ा उनका शोध रहा जोबोर जी का, डॉक्टर जोबोर का। अच्छा। उनकी बुक द वॉइस ऑफ सारंगी में उन्होंने बताया कि बदायूं में और जौनपुर में ये दो जिले ऐसे थे जहाँ पे, जौनपुर की बात कर रहे हैं? जी, जो हॉलैंड के थे? जी। तो बदायूं और जौनपुर बहुत अच्छी सारंगियाँ बनती थी, पर उनके रिसर्च क्योंकि 20 साल पहले की थी, तो आई डोंट नो कि अब, पर अभी मेरी एक लखनऊ के कारीगर से बात हुई है सर, तो उनका कहना ये था कि हम जो सारंगियाँ मैन्युफैक्चर करके फिनिश्ड करके बेचते हैं, तो वो हम बदायूं से मंगाते हैं। बदायूं से मंगा के फिर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी दूसरी जगह। तो इसका मतलब ये है कि आज भी बन रही है। नेक्स्ट, अब बात आती है सारंगी की टोनल क्वालिटी की। तो जो हम गाते हैं वो हूबहू सारंगी में बजाया जाता है। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, जो अब्दुल लतीफ़ खान साहब भोपाल के थे, वो खुद अपने मुंह से आपको बता रहे हैं कि जो जमजमा, मीड़, मुर्की, खटका जो हम गाते हैं गले से, वो सारंगी में कैसे निकालते हैं। प्लीज़ एक छोटा सा द फर्स्ट वीडियो सर, या हाँ जी। ओके, ये जमजमा, मुर्की, खटका और जो गायन शैली होती है टप्पा, जो टप्पा की गायन शैली जो सबसे हमारे शास्त्रीय संगीत में सबसे मुश्किल गायकी मानी जाती है, वो सारंगी, वो अब्दुल लतीफ़ खान साहब उसके विशेषज्ञ थे जिसे कहते हैं। वो इतनी फाइन टप्पा बजाते थे कि वो आप दूर से सुनेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कोई लड़की गा रही है या कोई सारंगी बज रही है। तो प्लीज़ एक नेक्स्ट वीडियो आप प्ले कर दीजिए। तो सारंगी आप देख सकते हैं कि पहले फोक में बजी, फिर उसके बाद उप शास्त्रीय संगीत, उसके बाद शास्त्रीय संगीत में आज है। तो इस शोध के माध्यम से मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो एक सारंगी की लुप्त होती परंपरा है कि लोग इसको कम बजाना चाह रहे हैं, कारण ये है कि बहुत मुश्किल है, नो डाउट कि बहुत मुश्किल साज है और बहुत पेशेंस वाला है। मतलब आप इसमें 5 साल पहले रियाज कर लीजिए अच्छे से, मतलब आप उसमें कम से कम 7-8 घंटे रोज़ का दे दीजिए, उसके बाद 5 साल के लिए भूल जाइए। उसके बाद आप कहीं बाहर उभर कर आएंगे तो कभी किसी के सामने प्रस्तुत करने लायक हो पाएंगे। अदरवाइज मतलब
जितना जी जितना मुश्किल साज है उतना ही बेसुरा होने के चांसेस हैं, तो वो मुश्किल पैदा कर देता है सबके सामने। तो और दूसरे लास्ट जो है, मैं आपसे ये बात तो बताना चाहती हूँ कि ये है इसका गज बो। तो मैं 2 इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आपको ये बताने के लिए कि ये तो घोड़े के बालों का है, घोड़े की जो पूंछ होती है सर, ये मैं खुद ही रामपुर से घोड़े की पूंछ के बाल लेकर आई थी कस्तबल से जाकर। ये परसों ही मैंने बनाया है इसको। जी जी। और ये है नायलॉन के बालों का, मतलब नायलॉन के बाल भी आ रहे हैं आजकल, तो जो वॉयलिन में मोस्टली यूज हो रहे हैं, तो ये है। पर दोनों में आप क्वालिटी देखेंगे ना तो वॉइस के आप कुछ समझ, टोन का फर्क मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ। ये है घोड़े की पूंछ का, ठीक है। और ये उतना वेटेड साउंड नहीं क्रिएट करता है जितना ये वेटेड साउंड क्रिएट करता है, और इसका मिलना मुश्किल है ऑब्वियसली। दूसरा ये है कि ये शीशम की लकड़ी का बना होता है। शीशम की लकड़ी का? जी जी जी, ये शीशम की लकड़ी का बना होता है। और इसका जो मेन पार्ट है गज का, बो का, वो है सिंघाड़ा। इसे हम सिंघाड़ा बोलते हैं। पूरा गज टाइट करने के बाद हम इसका सिंघाड़ा लास्ट में लगाते हैं और उसके बाद इसको टाई कर देते हैं, ताकि जो बाल थोड़े लूज रह गए हैं वो और अच्छे से टाई अप होकर वो साउंड अच्छा प्रोड्यूस करें। इसमें भी है, पर क्योंकि बाल ही उतने ओरिजिनल नहीं है तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये सब चीज़ें मिलकर, दूसरा ये लास्ट मैं प्लीज़ उसको कंक्लूड कर रही हूँ कि ये ब्रिज, दिस वन ब्रिज, एक ये ब्रिज, 2 ये आंखें, सारंगी की आंखें कही जाती हैं जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे जो आप सारंगी के पीछे नाद सुन रहे हैं, नाद एक वॉइस, तारों में जो एक नाद उत्पन्न हो रहा है वो इन आंखों के कारण से भी होता है। क्योंकि देखिए ये जो धागा हमने लगाया है वो वैसा, जी हाँ, जो तानपुरे में जवारी खोलने के लिए लगाते हैं, वैसा ही धागा सारंगी में जवारी खोलने के लिए लगाया जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी खूंटियाँ, अगर इसकी खूंटियाँ हम लूज कर दें तो आप देखेंगे कि उसकी आवाज़ बिल्कुल चली जाएगी। सारंगी में कोई मतलब उतनी बात नहीं उत्पन्न होगी जितनी तरबों से बातें उत्पन्न होती है। तो कंक्लूजन ये है कि सारंगी की खाल जितनी अच्छी मड़ी होगी, ये बेल्ट, तरबे, तार की क्वालिटी, अगर ये तार अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे और गज, तो ये सब चीज़ें मिला के सारंगी की नादात्मक ध्वनि को उत्पन्न करने का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। तो जी, और इसमें से किसी की भी शुद्धता में अगर कमी आती है तो सारंगी की टोनल क्वालिटी पर फर्क पड़ना स्वाभाविक ही है। तो बस इस बात को कह के मैं अपना कंक्लूड कर रही हूँ। और अगर कुछ गलती रही हो मुझसे, क्योंकि मैं अभी शोधार्थी ही हूँ, आई एम स्टिल रिसर्चिंग ऑन सच अ बिग इंस्ट्रूमेंट, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी यहाँ उपस्थित गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं रुमा चक्रवर्ती, शोधार्थी, संगीत विभाग, पटना विश्वविद्यालय से। मेरा विषय है भारतीय संगीत के मूर्त संसाधनों का संरक्षण, अभिलेखागार और दस्तावेजीकरण के संदर्भ में। कला शब्द मानव जीवन में इतना घुला मिला है कि कला के बिना मानव जीवन की संभावना शून्य मात्र है। कला को हम विभिन्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं और विद्वानों ने कई इसको वर्गीकरणों में बांटा गया है इसमें। और यहाँ जो हमारा आज का विषय है, मुख्य विषय, उसके संदर्भ में उन्हीं वर्गीकरणों में से एक है मंचन कलाएँ और दृश्य कलाएँ। मंचन व दृश्य कलाएँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दोनों को ही भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग समझा जाता है तथा सांस्कृतिक विरासत को हम मूर्त तथा अमूर्त संसाधन या संपत्ति के रूप में व्यक्त करते हैं। भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक मंत्रालय नामक एक वेबसाइट का निर्माण भी किया गया है, जहां भारतीय मूर्त व अमूर्त दोनों ही सांस्कृतिक विरासतों से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध हैं।
अब उपलब्धता के आधार पर संगीत के मूर्त संसाधनों का संरक्षण हम यहाँ 2 तरीक़ों से कर रहे हैं, एक अभिलेखागार के रूप में और दूसरा दस्तावेजीकरण व अनुसंधान के रूप में। अब हम अभिलेखागार से थोड़ी बहुत चर्चाएँ करेंगे। अगर बात करें अभिगम्यता की, तो अभिलेखागार जो है वो हमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, फोटोग्राफिक और अन्य प्रारूपों में सामग्री के भंडार के रूप में यह भूमिका में लाता है। इन अभिलेखीय संग्रहों में लाइव कॉन्सर्ट, फिल्म रिकॉर्डिंग, व्यक्तिगत यादगार और वाणिज्यिक प्रकाशन, साथ ही अन्य स्रोत भी शामिल हो सकते हैं। संस्थागत अभिलेखागार मूर्त संसाधनों के अवैयक्तिक, वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित भंडार का एक स्रोत है जो अतीत और वर्तमान के ज्ञान को संरक्षित और भावी पीढ़ी को प्रदान करने का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के स्थायी मूल्यों के रिकॉर्ड का संरक्षण है। 11 मार्च 1891 को कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में स्थापित ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अभिलेखागार है। इसके अलावा गुरुग्राम हरियाणा में स्थित आर्चिव्स एंड रिसर्च सेंटर फॉर एथनोम्यूजिकोलॉजी सबसे प्रमुख अभिलेखागारों में से एक है, जो दुनिया भर के विद्वानों द्वारा स्वेच्छा से जमा किए गए ऑडियो, वीडियो और पाठ्य स्रोतों का भंडार है। मणिपाल सेंटर फॉर फिलोसफी एंड ह्यूमैनिटीज़ मणिपाल विश्वविद्यालय के सहयोग से स्थापित द आर्चिव ऑफ इंडियन म्यूज़िक एक ऐसा ऑनलाइन आर्चिव है जो शुरुआती व्यावसायिक रिकॉर्डिंग पर केंद्रित है। भारत में ऑडियो और संगीत अभिलेखागार से संबंधित कुछ वेबसाइट्स भी मिलती हैं, जैसे नामग्याल मठ ऑडियो विजुअल आर्चिव सेंटर, ITC संगीत अनुसंधान एकेडमी, अखिल भारतीय रेडियो अभिलेखागार, दूरदर्शन अभिलेखागार, दक्षिण एशियाई संगीत के लिए नाद सागर अभिलेखागार और दस्तावेजीकरण सोसाइटी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ एथनोम्यूजिकोलॉजी के लिए अभिलेखागार और अनुसंधान केंद्र और ऐसे बहुत सारे। हमारे भारत में दूरदर्शन अभिलेखागार भी है। आधुनिक भारत के राष्ट्रीय चैनल के रूप में दूरदर्शन भारत की उत्कृष्ट और अद्भुत प्रदर्शन कलाओं संबंधी अभिलेखीय सामग्री का भंडार है, जहां पश्चिमी समाजों के प्रति लेख परंपरा के औपचारिक दस्तावेजीकरण से स्वतंत्र रूप से बचाकर रखा गया है। निस्संदेह सार्वजनिक अभिलेखागार और निजी संग्रहकर्ताओं के पास स्रोत सामग्री है जो हमें 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हिंदुस्तानी संगीत के इतिहास को एक साथ जोड़ने में मदद कर सकते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागारों में रखे दस्तावेजों की लंबी आयु सुनिश्चित करने का प्रयास करने के लिए एलैबोरेट माइक्रोफिल्मिंग कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है। माइक्रोफिल्मिंग का उपयोग प्राकृतिक तौर पर पुराना पढ़ने तथा स्याही हल्का होने से होने वाली खस्ता हालत के विरुद्ध रिकॉर्डों के परिरक्षण हेतु एक उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। अब थोड़ा दस्तावेजीकरण के बारे में बता देते हैं। दस्तावेजीकरण कोई भी संचारी सामग्री है जिसका उपयोग किसी वस्तु प्रणाली या प्रक्रिया की कुछ विशेषताओं के बारे में वर्णन करने, समझाने या निर्देश देने के लिए किया जाता है, जैसा कि इसके हिस्से, संयोजन, स्थापना, रखरखाव और उपयोग। विश्वविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों के द्वारा किए गए प्रलेखन और शोध के अलावा कई अन्य भारतीय संस्थान और विद्वान भी विश्वविद्यालय के ढांचे के बाहर इस गतिविधि में शामिल रहे हैं। हाल के वर्षों में प्रलेखन प्रक्रिया के लिए ऑडियो, वीडियो और डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर आधारित नए प्रारूपों का उपयोग किया गया है। दस्तावेजीकरण प्रयासों को कई बार या तो उपलब्ध स्रोत सामग्री के बारे में सीमित ज्ञान के कारण या व्यापक रूप से प्रकाशित नहीं होने के कारण दोहराया गया है। हालांकि शोध गंगा नामक वेबसाइट पर भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों से जितने भी शोध व प्रलेखन के कार्य हुए हैं उनको संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों को अनुसंधान के क्षेत्र में मदद मिल सके। अब इसका मतलब ये नहीं कि लोग कॉपी पेस्ट करें। अंग्रेजी में लिखने वाले कुछ भारतीय विद्वान और संगीतकार व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में सफल रहे हैं। भारत का अधिकांश काम केवल हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं, भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।
इसका संदर्भ इस संदर्भ में अशोक रानडे द्वारा लिखा गया पथ प्रदर्शक कार्य अन्य लोगों से भिन्न खड़ा है। वह न केवल मराठी अपितु अंग्रेजी भाषा की भी एक विपुल लेखक थे जिसने उनके प्रकाशनों को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए सुलभ बनाया है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संगीत के मूर्त संसाधनों के संरक्षण के लिए जिस प्रकार अभिलेखागारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसी प्रकार भारतीय संगीत का दस्तावेजीकरण व अनुसंधान भी बहुत ज़रूरी है। इससे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर तत्काल लाभ की सुविधा होती है। भारतीय संगीत का दस्तावेजीकरण बाकी विषयों जैसा तो नहीं है, परंतु हमें इस विषय पर भी काम करना चाहिए ताकि भविष्य में संगीत जैसे ललित कला के मूर्त संसाधनों का संरक्षण हो सके तथा संगीत प्रेमी व जिज्ञासुओं को इसका लाभ हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद। रूमा चक्रवर्ती जी ने बहुत बढ़िया आर्काइव्स पे अभिलेखागार पे जानकारी हमें दी और आज जो है हमारे पास ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे अभिलेखागार उपस्थित हैं और उनसे ख़ास तौर पे जो रिसर्चर्स हैं वो बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और म्यूज़िक रिसर्च में इनका जो रोल है इस पे अलग से अध्ययन की निश्चित रूप से आवश्यकता भी है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन है? चाहूंगी उनके गुरुजी प्रोफेसर रवि शर्मा सर का। सच बताऊं तो आज इन्हीं की वजह से मैं अपना रिसर्च वर्क जो मेरा थीसिस था वो कंप्लीट भी कर पाई हूँ। मेरा रिसर्च का टॉपिक था भारतीय संगीत से विलुप्त होते प्रमुख अवनद वाद्य एवं उनकी वादन परंपराओं का ऐतिहासिक अध्ययन। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आज 2016 में मैंने पीएचडी करने की सोची थी तो मुझे नहीं पता था कि मुझे किस चीज़ पे क्या करना है। रिसर्च के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी और रवि सर से जब मैंने पहले दिन बात की थी तो मैं सच बता रही हूँ मैंने रजिस्टर पे लिख के बात की थी कि मुझे क्या बात करनी है। इतनी बड़ी हस्ती के साथ में खड़े होना उनसे बात करना कोई आसान चीज नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं वो उनके लिए हो सकती है, मेरे लिए बिल्कुल नहीं था। फिर सर ने मुझे गाइड किया कि ये टॉपिक पे आज तक काम नहीं हुआ है, तुम इस टॉपिक को ले सकते हो और मैंने उस टॉपिक को चुना भी। और आप यकीन करेंगे हमारे उत्तर भारत से ऐसे 37 हमें अवनद वाद्य मिले हैं। वाद्य 4 है तत् घन सुशिर अवनद। मैंने अवनद पे की क्योंकि मैं अवनद वाद्य की छात्रा रही हूँ, तबला मेरा विषय है। तो अवनद वाद्य मुझे 37 ऐसे वाद्य मिले हैं जो वर्तमान समय में विलुप्त होने की कगार पर है। उसमें से एक हमारे उत्तर प्रदेश और हमारे दिल्ली में भी बजता है दुक्कड़। मैं अपनी वर्तमान युवा पीढ़ी से पूछना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने कभी दुक्कड़ को सुना है या देखा है? मेरी उम्र के लोग हैं, मैं बड़ों की बात नहीं कर रही, बड़ों ने जरूर देखा होगा। ये जो आपके सामने रखा है, मैं पेपर से पढ़ना नहीं चाह रही हूँ, मैं एक इंटरेक्शन करना चाह रही हूँ क्योंकि ये जो हमारे सामने रखा है एक्चुअली ये ओरिजिनल नहीं है, ये भी संशोधित रूप है दुक्कड़ का। जो ओरिजिनल है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी। जब मैं इंटरव्यू लेने गई थी अपने रिसर्च के लिए तो वो मैं नीचे आके सर मैं नीचे से इंटरेस्टिंग है। हमारे शहनाई वादक आप सब जानते होंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, सभी जानते हैं ना। शहनाई के साथ दुक्कड़ बजता था, ये भी आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा। लेकिन अब एक गलती कहें कि उनका एक नया उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि क्या किया कि अपने बेटे को उठाना था, उन्होंने दुक्कड़ की जगह तबले को बैठा दिया। और तबला तो साज है, वो उसकी तो सत्ता जब स्थापित हो गई तो हो गई। आज दुक्कड़ नीचे हो गया है, शहनाई के साथ तबला चल रहा है। बिस्मिल्लाह खान साहब नहीं रहे, लेकिन जो दुक्कड़ बजाते थे उनके यहाँ मैं गई बनारस इंटरव्यू लेने के लिए। बहुत ही विकट स्थिति है, मैं बता नहीं सकती, लेकिन एक मुझे मिले श्री मंगल प्रसाद जी जो दुक्कड़ वादक है। ये श्री मंगल प्रसाद जी है, इनको हम दादा बोलते हैं।
कान से सूझबूझ से कानों हम से दुक्कड़ के बोलों से शुरुआत करेंगे और आप इस वीडियो में मैंने इंटरव्यू जो लिया है इसमें हम देखेंगे कि जो बजा रहे हैं ये दुक्कड़ वादक है, जो बड़े विरले लोग होते हैं, बड़े ढूंढने से मिलते हैं और इनको मैंने ये है ओरिजिनल दुक्कड़। ये वो जो दिख रहा है उसमें ये एक साइड गोदी में रख के बजाया जाता है बायां हाथ, दाहिना भी चमड़े से बना होता है और इस पर जालदार डोरियों से इसको कसा जाता है। इसमें तबले की वो सारी संभावनाएं हैं सिर्फ एक स्वर मिलाने को छोड़कर, अदरवाइज इसमें सारे बोल बजते हैं, सारी चीजें वही तबले वाली होती है। ये मैं आपको अपनी और दूसरी वीडियोस में दिखाऊंगी। सर प्लीज ऑन कर दीजिए। ये यहाँ पे हम दुक्कड़ के बोलों के विषय में बात कर रहे हैं। इसका हमें अंदाजा लगाना होता है कि स्याही के बोल कहाँ से निकालने हैं, चाटी के बोल कहाँ से निकालने हैं, लव के बोल कहाँ से निकालने हैं। दब जाएगा। यही है सब दिमाग। सर नेक्स्ट वीडियो में दुक्कड़ पर कोई बंदिश ये इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ा से ही हुई है। ये कहते हैं कि लोक वाद्य है, इसके बारे में धारणा बना रखी है कि दुक्कड़ लोक वाद्य है। अभी हम क्लासिकल के साथ इसको सुनेंगे। शास्त्र पक्ष भी है, सिर्फ लोक संगीत के साथ नहीं बजता है ये, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये दादरा बज रही है, सुगम संगीत की तालें, शास्त्रीय संगीत की तालों से लेकर इस पर सुगम संगीत की तालें भी बजाई जाती है। दुगुन में तीना था तीना था तीना था तीना था तीना था तीना था तीना, ये दादरा उस पे बजा रहे हैं। बजाना भी डाल देंगे। ऐसे लोग बजाते हैं। बस हो गया। ऐसे लोग बजाते हैं, लेकिन बजाने का जो ये नहीं है, ये सब दिमाग रखना पड़ता। ये मंगल दादा है, मैं इनके बारे में भी बताना चाहती हूँ। सर पॉज कर दीजिए इसे। दिमाग से बनाया जाता है। ये मंगल दादा है जो अपने मतलब हमारी एज में जब थे तो ये इंटरनेशनल लेवल के दुक्कड़ वादक हैं। ये कई देशों में जगह जगह जाकर अपनी शहनाई के साथ परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। और आज की स्थिति ये है, चूंकि वाद्य को कोई नहीं पूछ रहा है तो वादक को भी कोई नहीं पूछ रहा है। जब मैं बिस्मिल्लाह खान साहब के यहाँ गई, अब तो वो नहीं रहे, खैर उनके नाम पे रोजी रोटी चल रही है सब पूरे परिवार की। तो एक हफ्ता उन लोगों ने मुझे बड़ा परेशान किया, बिस्मिल्लाह खान साहब जी के फैमिली से,
कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जबकि मुझे भी पता था कि वो लोग दुक्कड़ नहीं बजाते हैं, वो तबला बजाते हैं। लेकिन चूंकि उनके साथ वाले ऐसे थे जो तो अभी भी एक दो बजा रहे हैं, उसमें श्री अजदर हुसैन खान साहब का नाम है। तो वो एक हफ्ता मुझे परेशान किया मुझे कि आज नहीं कल मिलेंगे, कल नहीं परसों मिलेंगे, और मैं बनारस में रुकी हुई थी ये सोच के कि चलो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक हफ्ता निकाल दिया। फिर मुझे किसी ने बताया मंगल दादा के बारे में। जब मैं इनके पास गई, इतना सरल स्वभाव, क्योंकि जो भरा होता है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती है। तो अब एक दिन जब 7वें दिन उन्होंने मुझे फोन किया कि मैडम आज आपने फोन नहीं किया था, हम तो आज आपसे मिलने के लिए आ रहे थे। मैंने कहा सर मुझे आपकी अब जरूरत भी नहीं थी, मुझे मिल गए जो वास्तव में दुक्कड़ बजाना वाले थे। तब उन्हें बड़ा फील हुआ कि ये हमने क्या कर दिया। तो इनकी जो स्थिति है वो मैं ये इसलिए उपेक्षित, क्योंकि वाद्य ही अब नहीं बज रहा है, शहनाई के साथ तबला बज गया है, अब वादक को कोई पूछ नहीं रहा है। वास्तव में इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जब मैं इनके घर गई तो मेरे खुद आंसू बहने लगे। इतनी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा मतलब एक तरफ तो वो आदमी जो पैसे के लिए मुझसे कह रहा है कि मैं इंटरव्यू तब दूंगा जब तुम मुझे पैसे दोगी, और यहाँ की स्थिति इतनी खराब थी कि वो आदमी कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन मेरे से ये हो रहा था कि कुछ मैं और कर सकूं, मैं कुछ और कर सकूं। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं किसी को नीचा दिखाना चाह रही हूँ, बल्कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमें वास्तविक स्थिति को समझना चाहिए, चीजें क्यों विलुप्त हो रही हैं। सिर्फ ये विलुप्त नहीं हो रहा है कि हाँ आर्थिक कारण है, लोगों की मानसिकता जो है वो बदल गई है कि कोई अगर हमें पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है। ये भी है ना कि तुम तो पीएचडी करके चले जाओगे, हमारा उनका एक सवाल था कि तुम तो पीएचडी करके चले जाओगे, हमारा क्या रहेगा। हमने कहा ठीक है, अब हम तुम्हें इस पहले हम उस नजरिए से पूछते कि आप दुक्कड़ बजाते थे, आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप ऐसे लोग हैं। अब वैसे नहीं करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे कि जब हम आपके पास गए थे तो आपने हमें ऐसे ऐसे परेशान किया था। हमने भी कह के अपनी बात में 2 शब्द बोल के खत्म कर दिया, नहीं किया। तो ये चीजें मुझे वहां से मिली। अब ये जो कि पेपर पढ़ना है तो उसके कुछ कारण जो है, उपेक्षित होने के कारण क्या है, जो एज ए रिसर्चर मुझे मेरे सामने आए हैं, वो है आधुनिकता का प्रभाव। हम सभी जानते हैं, आज हम सब खड़े हैं, आधे भारतीय हैं, आधे पाश्चात्य हैं, नीचे जींस है, ऊपर कुर्ता है, ये भी मुगलों की देन है। तो ये जो आधुनिकता का प्रभाव है, इसने हमारे पूरे सामाजिक स्तर को बदल के रख दिया, सामाजिक जीवन ही बदल के रख दिया है। पाश्चात्य वाद्य का प्रयोग इसका एक कारण है। अब दुक्कड़ की जगह तबला ने ले लिया, तबले का स्थान ऊपर हो गया है, वो भी एक कारण है। शहनाई के साथ जो चल रहा था परंपरा से, वो परंपरा बदल गई। सम्मान की दृष्टि से इसका स्तर बहुत निम्न है। ये बात मुझे खुद मंगल दादा ने बताई कि जब वो प्रोग्राम करते थे शादी ब्याह के टाइम पे, आपको जो पुराने लोग हैं हमारे, सब शायद सब जानते होंगे, हमने तो शादी ब्याह में नहीं देखा है, सिर्फ टीवी में सुना है कि शहनाई बजती थी जब लड़की की विदाई होती थी। तो वो जो उस समय जो सम्मान की दृष्टि से देखे तो इन लोगों को घर के बाहर पे बैठा दिया जाता था। तो वो खुद बताते हैं कि जब शादी होती थी तो हमें एक कोने में बैठा, शहनाई वाले कुर्सी मिल जाती थी या कुछ बैठने के लिए मिल जाता था, दुक्कड़ वाला नीचे ही बैठता था। तो सम्मान, अब जब पिता कर रहा है, दुक्कड़ बजा रहा है, लेकिन जब उसके बच्चे बाहर जाके ये चीज फेस कर रहे, तेरा बाप तो दुक्कड़ बजा रहा है, देख वहां बैठता है, नीचे हमारे घर आया था कल शादी में, नीचे बैठा था। तो वो बच्चों के साथ में जब वो चीजें आती है तो सम्मान की दृष्टि से बड़ी हीन भावना से उनको देखा जाता है। ये भी एक कारण रहा कि लोगों ने दुक्कड़ की जगह अन्य वाद्य को चुनना पसंद किया। आर्थिक दृष्टि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्न, बहुत ज्यादा निम्न स्तर है, वो बेचारों के पास आय का साधन नहीं है। और जब आय का साधन नहीं होगा तो कोई क्यों इस वाद्य को बजाएगा, वो नेचुरल है, आय का कोई दूसरा साधन ढूंढेगा, वो मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, इससे ज्यादा तो वो उसी चीज को करना पसंद करेगा। वर्तमान पीढ़ी की उदासीनता, ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा हमारा इम्पोर्टेंट कारण है। हमारी जो जब हमारी वर्तमान पीढ़ी ही नहीं जानती है तो भावी पीढ़ी से हम क्या उम्मीद करेंगे। वो भी सिर्फ किताबों में, डॉक्टर लालमणि मिश्र जी की किताब में मिल जाएगा दुक्कड़ है, 234 पेज नंबर पे आके जाके ढूंढ लेंगे दुक्कड़ है, लेकिन दुक्कड़ है क्या वो नहीं पता चलेगा। ओरिजिनल मुझे भी खैर तब पता चला था जब मैं रिसर्च करने गई थी, मैं भी ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रही हूँ।
लेकिन यह है कि जब मैं डीपली करने गई तो फिर जब मैं उसमें घुसी तो मैं घुसती चली गई, मुझे उसमें और कि इसके और क्या था, इसके अंदर और क्या चीजें हैं। मनोरंजन के साधनों में परिवर्तन होना, अब शादी ब्याह में सामाजिक सब अवसर हमारे जितने भी आते हैं उसमें हमारे जो मनोरंजन के सब वो तो सब संस्कार तो भूल ही जाइए आपकी क्या क्या होते थे। जो 8 दिन के कार्यक्रम थे वो छठ के 1-2 दिन में हो गए, 2 दिन में भी डीजे वाले आ जाते हैं। वो सारी चीजें जो मनोरंजन के साधन थे वे खत्म हो गए और हमारा मनोरंजन कहाँ सिमट के रह गया, हमारे स्मार्टफोन में, यूट्यूब में। उसमें आपको कुछ भी कोई सा प्रोग्राम चलाइए सब मिल जाएंगे। तो ये सब कारण हैं जिनकी वजह से जो है हमारा ये वाद्य है या इनके अलावा भी और वाद्य हैं जो विलुप्त होते चले जा रहे हैं। हाँ बस अब शॉर्ट में कर रही हूँ। तो मैंने इसके कुछ उपाय सुझाए हैं जिनकी वजह से हम जिन पर अमल करके हम इन वाद्यों को प्रचार में ला सकते हैं। जैसे सरकारी स्तर पर इस वाद्य के वादकों को आर्थिक संरक्षण प्राप्त होना चाहिए जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके तथा वह अपनी कला को जीवित रख सके। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, जैसे आज संगीत शिक्षा जो है वो शिक्षण संस्थाओं में आ गया है, तो अतः विद्यालय महाविद्यालय आदि में लोक संगीत के विभाग बनाकर उनके कलाकारों की नियुक्ति करनी चाहिए, शिक्षकों के रूप में करनी चाहिए, जिससे उनका आर्थिक स्तर ऊंचा उठेगा और समाज में उन्हें भी एक सम्मानित दृष्टि से देखा जाएगा। समय समय पर विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगीत गोष्ठियों आदि में इस वाद्य के वादकों को बुलाकर कार्यशालाओं का आयोजन कराना चाहिए। वर्तमान युवा पीढ़ी को भी चाहिए कि वे देश की संस्कृति को समझे, उसे विलुप्त होती विधाओं के संरक्षण व संवर्धन हेतु प्रयास करे। चूंकि वर्तमान समय भागदौड़ भरी जिंदगी का है, प्रत्येक युवा जल्द से जल्द पढ़कर नौकरी प्राप्त करना चाहता है, जो कि काफी हद तक ठीक भी है। अतः भारत सरकार, केंद्र व राज्य सरकार को चाहिए कि दुक्कड़ जैसे उपेक्षित होते अन्य वाद्य, उनके वादकों व विलुप्त होती अन्य सांगीतिक विधाओं के निमित्त लोक संगीत के विभिन्न पदों पर लोक कलाकारों की नियुक्ति करे, जिससे युवा वर्ग को भी इस क्षेत्र में रोजगार दिखाई दे, वह इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। क्योंकि बेरोजगारी तो सब में गंभीर समस्याएं हैं और जब युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिखाई देंगे तो निश्चित ही उनका रुझान इस ओर बढ़ेगा। शहनाई वादकों को भी चाहिए कि वह शहनाई व दुक्कड़ की परंपरा को जीवित रखे। शोधार्थनी का विचार है कि शहनाई के साथ वर्तमान में तबला वाद्य बज रहा है, परंतु तबला के साथ साथ दुक्कड़ वाद्य वादक को भी संगत हेतु आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि जो उसकी परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को जीवित रखने के लिए ये जरूरी है। ये मेरे विचार थे। और ये वादन आपने हाथ से देखा था, जो हाथों से चल रहा था। अभी मैं आपको, ये दिल्ली में बजता है लकड़ी की डंडियों से, तो मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैं उन लोगों को देखती थी तो उसको देख देख के मुझे भी हुआ कि कैसे बजता है, मैं भी देखूंगी, इसको सीखना चाहूंगी। तो त्रिमात्रिक और चतुर्मात्रिक छंद इनमें चलते हैं, दादरा कहरवा में बोल सकते हैं हम। तो मैं दादरा में कैसे ही थोड़ा सा बजा कर दिखाऊंगी। हाथ से तो आपने देख लिया, मैं थोड़ा हाथ से भी बताना चाहूंगी। ये फाइबर का है, ये दिल्ली में चलता है, और वो जो हमारा चमड़े वाला है वो हमारे बनारस उत्तर प्रदेश में चलता है ना। तो इस पे चूंकि हम तबले की जैसे बजाते हैं, लेकिन इसी चीज को हम डंडियों से कैसे बजाएंगे, वो इसका थोड़ा सा पकड़ने का एक स्टाइल होता है। ये उनको देख देख के मुझे, तो क्योंकि तबले की थी तो जल्दी पकड़ लिया, इसको ऐसे मुझे थोड़ा सा आ गया बस। ये थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। ये टॉपिक हमें बहुत अच्छा टॉपिक था ये। दुक्कड़ आप लोगों ने देखा, खुश रहो, प्रसन्न रहो। हुए नामबर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। तो बहुत सारी चीज़ें समय के साथ लुप्त होती जा रही हैं भारतीय संस्कृति की, जिन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। और संगीतज्ञों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग अपनी पुरानी विरासत को संभाल कर रखें, अपनी पुरानी जो हमारी परंपरा है
वो नई पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा पुनीत कर्तव्य है। तो इस दिशा में ये शोध बहुत कार्य करेगा, ऐसी मुझे आशा है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। मैं युवा पीढ़ी को एक बात बोलना चाहूँगी। बोलो बोलो बोलो। हेलो। आज़ाद रहिए विचारों से, आज़ाद रहिए विचारों से, बंधे रहिए संस्कारों से। क्या बात। ये हमारे संस्कार ही हैं जो आज विलुप्त होते जा रहे हैं। तो कृपया हमें इस और जरूरत है कि हम इस और ध्यान दें। धन्यवाद। देखिए आप कि इनके हस्बैंड कितने उस वाद्य के प्रति प्रेम करते हैं। देखिए ये वो खुद लाए हैं इस वाद्य को और खुद उसको पैक करा रहे हैं और खुद लेके जाएंगे। देखिए तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ये प्रोत्साहन की बात है। जैसे अगर परिवार से प्रोत्साहन मिले और किसी हस्बैंड से प्रोत्साहन मिले तो उसकी कला और दिन दुनी रात चौगनी हो सकती है उसमें, है ना। उसको इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए वो खुद लेके भी जा रहे हैं वाद्य, ये कितना अच्छा देखो उदाहरण है हमारे सामने। और ये जो तुम जो स्टिक्स से बजा रही थी वो बैंड की स्टिक्स हैं। पहले दिल्ली में ऐसा नहीं बजता था, वो प्लेन स्टिक्स बजती थी, उससे बजता था जो हम दिल्ली में देखते थे, क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली का ही हूँ मैं, तो मैंने वहाँ देखा है। इसमें ये बैंड की स्टिक्स नहीं बजती थी वहाँ पर। लेकिन अभी जो है ना, अभी ये चलन में आ गई। हाँ ये अब चलानी, मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ मैं। असल में तो पतली स्टिक्स बजती थी पहले, वो कपच्चियाँ होती थी जिसको कपच्ची बोलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो उससे बजा करती थी और वाकई में ये वाद्य तो अब लुप्त प्राय ही है, तब कोई नहीं बजाता। अगर ये बजाएंगे आगे पता नहीं इसको तो मैं चाहता हूँ कि तुम बजाओ। जैसे अभी सारंगी के लिए उसको कहा कि वो बजाए और आगे बढ़े, और तुम्हारे लिए भी हमारी यही कामना है कि इसको आगे बढ़ाओ इसको। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब लास्ट, हाँ जी हाँ जी। तो HM गायन चनाका बंडारा is going to come, and his topic is the evolution of sitting posture and compositions of Israj from Bishnupur era to the arrival of Ashish Chandra Bandyopadhyay in Shanti Niketan. Is this a topic? Please. सेशन का इसके बाद सेशन टेक्निकल सेशन 4 शुरू हो जाएगा और हमारे पास डॉक्टर शिव नारायण प्रसाद आएंगे और आप उनको भी बुला लीजिए। डॉक्टर गुंजन कुमार झा शायद बाहर है मेरे ख्याल से, मुझे दिख नहीं रहे कहीं पर। अच्छा ये रहे, अभी आ जाइएगा थोड़ी देर में, ठीक है। ने गया था, उसमें इंटरव्यू था, इसराज का डिपार्टमेंट था और उसमें सिर्फ एक ही पोस्ट थी, एक पोस्ट थी और उसमें मेरे ख्याल कैंडिडेट 8 थे, शायद 8 कैंडिडेट थे और उसमें से एक कैंडिडेट को चुनना था। उसमें जो कैंडिडेट आए, हम पहला कैंडिडेट आया लाजवाब, दूसरा कैंडिडेट आया वो भी लाजवाब, तीसरा कैंडिडेट आया वो भी अच्छा, चौथा, पांचवा, छठा, एक से एक बढ़कर कैंडिडेट। हम मुश्किल में पड़ गए कि भैया हम चुने तो चुने किसको। हम वाइस चांसलर को बोले सर ये तो एक से एक बढ़कर है, किसी एक को चुनना, बाकी 7 के साथ ऐसा लगेगा कि हमने इसको क्यों नहीं चुना, हमने उस तीसरे चौथे क्यों नहीं चुना। तो हमने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है जी, किया जाए तो क्या किया जाए, कोई सोल्यूशन दीजिए। उन्होंने क्या, आप देखो ऐसे वाइस चांसलर भी होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कहाँ पोस्टें नहीं भरी जाती और कहाँ इन वाइस चांसलर ने रेवोल्यूशन ला दिया। उन्होंने कहा कि इन 8 को 8 हम रखने जा रहे हैं। देखिए उन्होंने वहाँ पर उन 8 का उसी वक्त रजिस्ट्रार को बुला के उनकी सीट क्रिएट की गई वहीं पर और उन्हीं को वहाँ पर उसी रात उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया गया और एक बड़ा डिपार्टमेंट इसराज बच गया। आप आज मेरे ख्याल में 8 है, कितने लोग हैं वहाँ पर? 7 थे, 7 प्रोफेसर, अब 7 असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर भी होंगे, तो पूरा फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट हो गया। बताइए 7 लोगों का, ये बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। इसराज जो लुप्त प्राय वाद्य है अब कोई नहीं बजाता इधर, इसराज का तो इधर चलन ही नहीं है उत्तर भारत में, सिर्फ इधर शांति निकेतन में है। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको चुना, इस साज को अपने रविंद्र संगीत के साथ, हारमोनियम को नहीं चुना था उस समय। और अगर अब
इस साज का अगर प्रचार प्रसार हो रहा है तो पंजाब में हो रहा है। पंजाब में जितने भी हमारे जो गुरवाणी है, शब्द हैं, उनके साथ इसराज ही आजकल बजाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इतना इसराज बज रहा है पंजाब में, शायद अब शांति निकेतन में नहीं बज रहा होगा। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, बहुत सारी बातें हम बताएंगे। HM गायन चनाका भंडारा, प्लीज़। सभी गुणजनों को मेरे नमस्कार। Very good afternoon to all of you. First of all, I would like to introduce myself. I am HM Gayan Chanak Bandare, PhD scholar of Sangeet Bhavan Vishwabharati Shantiniketan. I am doing my PhD research with Devdas. First of all, I would like to pay my sincere gratitude to Professor Ravi Sharma for accepting my abstract for presenting my paper on this seminar. Today my topic is the evolution of sitting posture and compositions of Esraj from Vishnupur era to the arrival of Ashish Chandra Bandyopadhyay. Vishnupur Gharana is very well known to all of us for a long time. Once upon a time, this Gharana was well versed with Drupad, Khyal, Thumri and also various classical instruments used to be cultured in Hindustani classical music. Among them, sitar, sarod, surbhar and israj were the common instruments. At that time, everyone used to play israj as a conventional accompaniment instrument with vocals. Among them, the well-established musicians of Vishnupur Gharana, like famous two brothers, Ramprasanna Bandyopadhyay and Surendranath Bandyopadhyay, used to bring forward the instrument israj even though they were very talented sitar and surbhar players. Let's come to the point. Sitting posture. Originally, the sitting posture of playing israj was resting the upper portion of the instrument on the shoulder, and the lower portion, tumba, should be kept between the space behind the right leg heel and in front of the left leg, as you can see in the screen. And used to play by using one finger, which is index finger, and sometimes to be used the second finger for applying articulation and ornamentations. This information has been collected from an interview session with Professor Buddhadev Das, whose father Gopal Chandra Das was a student of Surendranath Bandyopadhyay and Gopeshwar Bandyopadhyay. Therefore, the authenticity of this information is undoubtable. Apart from this sitting style, there was one more sitting posture for playing israj at the early time. It was by keeping the lower portion of israj, the instrument, on the floor between the space of 2 feet. As you can see in the screen, the resting of the upper portion in front of the knee of the player. Initiation of the sitting posture of Shantiniketan Gharana. Surendranath Bandyopadhyay once met with an accident and felt uncomfortable in walking and sitting. Therefore, he wasn't able to sit in the usual way of playing israj. So, he invented a new sitting posture for playing israj. According to some reliable texts,
and sources, he is the first person who used to play and perform solo in Hindustani classical music in Israj, and the way he used to perform was not the original sitting posture but his own style. His nephew Ashish Chandra Bandyopadhyay adopted his all techniques and introduced a better sitting posture which gives more control while playing the instrument. The main techniques of the new posture are sitting on the floor by laying the right leg on the laid left leg. According to the screen, you can check it out. Placing the lower part tumba of the instrument vertically on the right foot. After this implication, the player has been able to perform the Esraj without the help of the shoulder, and it has been more convenient to play the instrument than it was before, because it was not easy to play the lower octave notes as it was used to resting on the shoulder. Because of that reason, the player should have to bend the neck to watch over the fretboard. Therefore, introducing this method, the player could see over the frets through the side keys by keeping the body straight and the neck perpendicular to the floor, as you can see in the screen. Now let's come to the composition. In old days, when a raga was being performed, Gaj compositions which were used very simple. The performance was filled with alap and jod vistar, just like vocal style, and the players never used to perform Layakaris, difficult tihais and vilambit at the same time of the solo performance. Madhyalaya used to be completed in a small duration with a jod, ang and tan. At the end, I would like to conclude my paper presentation with 3 video clips which can make you understand about the evolution of Gaj from Vishnupur era to the arrival of Ashish Chandra Bandyopadhyay to Shantiniketan. ये प्ले कीजिए ना. ना इससे पहला वाला. हाँ, नहीं प्ले करना चाहिए था. ना है सर.
it was a very original Gad from Vishnupur Gharana. Now I would like to show you one more clip of Ashish Chandra Bandyopadhyay, Pandit Ashish Chandra Bandyopadhyay. Finally, I would like to finish my paper presentation with a Gad of Shantiniketan Gharana as an extended version of Vishnupur style. हैं? Carrying out the duty for training the newcomers and making out Israj players in Shantiniketan. Thank you. Thank you very much. Israj is getting popular in Punjab, but elsewhere it is distinct at the distinction. हम लोगों को चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट्स को बचा के रखें. ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं. अब जैसा कि पहले भी दुक्कड़ की बात थी, अब इसराज की बात है. इन इंस्ट्रूमेंट्स को बचाना और सीखना हमारा ही काम है और हमें अपने स्टूडेंट से ज़रूर ये उम्मीद है कि वो आगे बढ़ाएंगे इन इंस्ट्रूमेंट्स को. धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वेद जी. मैं आपको बताऊं, जैसा कि आप अभी व्यक्त कर रहे थे कि इस साज को बचाना चाहिए, तो अभी चनाका जी आगे बढ़ा रहे हैं. मैं अभी एक तुम्हारे स्टूडेंट्स थे ना वो 3 दिल्ली में भी जो कंपटीशन बैठे थे हैं, मैं आपको बताऊं अभी एक कंपटीशन में मैं जजमेंट में था. सरकारी एक स्कॉलरशिप मिलने वाली है, बहुत बढ़िया. तो उसमें इसके 3 स्टूडेंट थे और तीनों लाजवाब स्टूडेंट, इतने, और छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे. और मैं बता नहीं सकता वो कौन सी स्कॉलरशिप मिलने जा रही गवर्नमेंट की उनको, क्योंकि अभी उनका रिजल्ट नहीं निकला है. लेकिन उन तीनों बच्चों में 2 ही चुन सकते थे, 3 चुन नहीं सकते थे. तो इनके 2 बच्चों का चुनाव हो गया, मैं बताना चाहता हूँ. और वो दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाया है. वो इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे मुझे लगता है. तो बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट इज चित्रा. डॉक्टर नहीं, क्या नाम उनका? हाँ, नेक्स्ट इज सारिका पटेल. आ जाओ, या चारिका, कोई भी आ जाए. सारिका कहाँ है? सारिका आ जाओ. डॉक्टर सारिका पटेल. मेरे इसमें पता नहीं, ये शायद मैं प्रिंट आउट लिया तो इसमें नीचे से 2 नाम कट गए हैं, इसमें है, जबकि वो मैं देख नहीं पाया उसको. जनों को मेरा प्रणाम. मैं नाथ नर्तन परिवार
के सभी सदस्यों और ख़ास तौर पे सर और मैम की बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का सुअवसर प्रदान किया। मैं डॉक्टर सारिका पटेल पटना विश्वविद्यालय के संगीत विभाग से हूँ। एक कलाकार को अपनी कला को उच्च स्थान पर पहुंचाने में उसकी मेहनत, उसकी लगन के साथ साथ वाद्यों की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वाद्यों को मंच तक पहुंचाने में वाद्य निर्माताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसी विषय के अनुरूप ही मेरा आज शोध पत्र का जो विषय है वह है बिहार के शर्मा परिवार का तंत्री वाद्यों के निर्माण में योगदान। इस शोध पत्र में मैंने बिहार के तंत्री वाद्य निर्माता शर्मा परिवार के योगदान के बारे में अध्ययन किया है। बिहार राज्य अपनी गौरवशालिता के कारण विश्व विख्यात है। इस राज्य के दरभंगा जिला में कई राजा महाराजाओं ने शासन किया। दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह की मृत्यु के बाद इनके पुत्र कामेश्वर सिंह जी जब गद्दी पर बैठे तो कामेश्वर सिंह जी भी अपने पिता की ही तरह कला प्रेमी, विद्वान तथा विद्वानों के संरक्षक थे। इनके दरबार में कई बड़े बड़े कलाकार तो थे, जैसे रामचतुर मल्लिक, पंडित रामेश्वर पाठक, उस्ताद बिस्मिल्ला खां इत्यादि बहुत सारे थे। दरबार में संगीतज्ञों के साथ ही कई वाद्य यंत्रों के निर्माता भी फलीभूत हो रहे थे, जिनमें दरभंगा के उर्दू बाजार में रहने वाले शर्मा परिवार भी थे। शर्मा परिवार तंत्री वाद्य यंत्रों की मरम्मत का और निर्माण का कार्य करते थे। इस परिवार में राधा कृष्ण शर्मा एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम था। दरभंगा महाराजा के दरबार में जो गायक वादक कलाकार थे उनके साजबाज का काम इन्हीं के यहाँ होता था। शर्मा परिवार के राधा कृष्ण शर्मा एक प्रसिद्ध नाम है जो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अब्दुल हलीम जाफर खां जैसे नामी कलाकारों के सितार का काम इनके यहाँ होता था। दरभंगा राज्य में जब रजवाड़ा खत्म हुआ तो कलाकारों के साथ साथ वाद्य निर्माता भी अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए अन्य जगहों का पलायन करने लगे और अलग अलग जगहों में जाकर बस गए। इसी क्रम में राधा कृष्ण शर्मा भी काठमांडू चले गए। कुछ सालों बाद वो काठमांडू से कलकत्ता में आकर बस गए और अपने काम को आगे बढ़ाए। इस काम में उनके परिवार तथा अन्य सदस्यों ने भी उनका साथ दिया, जिसमें उनके भांजे मोहन लाल शर्मा जी भी उनके साथ रहकर वाद्यों की मरम्मत एवं निर्माण का कार्य सीखे और उनके साथ लगे रहे। इनमें प्रमुख रूप से वे तानपुरा और सितार का काम ही किया करते थे। लगभग 30 वर्षों तक कलकत्ता में रहने के बाद वे पटना में आकर बस गए और यहीं इन्होंने पटना सिटी में अपने घर पे ही इस काम को आगे बढ़ाया। वर्तमान में मोहनलाल जी तो नहीं हैं, लेकिन उनके पुत्र राजेश शर्मा इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मोहनलाल जी बहुत ही प्रसिद्ध नाम है पटना में, किसी से भी पूछिएगा सितार बहुत ही अच्छा बनाते थे। अब तो वो नहीं है, लेकिन उनके पुत्र राजेश शर्मा जी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस कार्य में लगे हुए हैं। धन्यवाद। बहुत संक्षेप में आपने शर्मा परिवार जो बिहार के दरभंगा में स्थित हैं उनके सितार या दूसरे तंत्री वाद्यों के निर्माण के विषय में, उनके योगदान के विषय में बताया। ये बात सच है कि दिल्ली में भी हम देखते हैं कि अच्छे तंत्री वाद्य निर्मातक बहुत कम होते जा रहे हैं और जो लोग हैं भी वो या तो लोग उनको जानते नहीं या वो बहुत महंगे हैं। कुछ भी कारण हो, ये एक समस्या है। तंत्री वाद्य निर्माण भी हमें सीखना, अपने सिलेबस में शामिल करना चाहिए। जो ये म्यूज़िक यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें कुछ लोगों को हमें वाद्यों का निर्माण की टेक्निक भी सिखानी चाहिए। तो अब नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट डॉक्टर चित्रा शंकर जी आएँ और अपना टॉपिक हमारे सामने निवेदित करें। इनका टॉपिक है भारतीय संगीत की मूर्त विरासत
एवं इतिहास लेखन। जी, गुड इवनिंग। भारतीय संगीत की मूर्त विरासत एवं इतिहास लेखन। संगीत समस्त कलाओं में, प्रमुख ललित कलाओं में से एक ऐसी कला है जिसकी अभिव्यक्ति हम दृश्य रूप में भी कर सकते हैं और अदृश्य रूप में भी कर सकते हैं, जिन्हें हम मूर्त विरासत के रूप में देखते हैं, जो अदृश्य होते हैं, जो दृश्य होते हैं, हमें उसका हम विरासत कहते हैं, लेकिन मूर्त विरासत है वो, जिसके साक्ष्य वास्तव में संगीत के मर्म के साथ साथ इतिहास लेखन में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। प्राचीन भारत ही नहीं, विश्व इतिहास का ज्ञान हमें दो प्रकार से होता है। एक पहला लिखित, प्रथम है अलिखित और दूसरा है लिखित। इतिहासकारों का ये मानना है कि प्राचीन विश्व सभ्यता के संबंध में अलिखित स्रोतों का उतना ही महत्व है जितना कि आज के समय में विज्ञान का है। इस क्षेत्र का तिरस्कार करके कोई भी विद्वान प्राचीन सभ्यता का आदर्श चित्रण नहीं कर सकता, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। अलिखित स्रोतों को हम मोटे तौर पर अगर समझना चाहेंगे तो हम इस तरह से देख सकते हैं। चित्रकला में मूर्तिकला या कॉइन्स के ऊपर बने हुए मिलते हैं, या हमें आर्किटेक्ट में मिलता है, मंदिरों में, जो साउथ के टेम्पल्स है जैसे आपने वहाँ पर देखा होगा, बहुत सारे डांसिंग फिगर्स है, वो सब चीज़ें रहती हैं, तो ये सारे मूर्त माध्यमों के अंदर आते हैं। ये मेन है जिसके अंदर हमें म्यूजिक एविडेंस मिल जाते हैं। ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है ये, एक एग्जाम्पल है डांस का है। ये आद्यतैतिक काल है जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। इसके अंदर ये डांसिंगल, ये वर्ल्ड फेमस है डांसिंगल। एक ही एग्जाम्पल दिया है मैंने जो हमारे 15th सेंचुरी एडी का है, सॉरी बीसी का है। इस तरह से बहुत तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो हम यहाँ पर दे सकते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन इस वर्ग में सिर्फ वह साक्ष्य आते हैं जिसमें हम स्पष्ट रूप से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को या म्यूजिकल फॉर्म्स को कुछ हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें म्यूज़िक दिखाई देता है, लेकिन वो एक छुपा हुआ रूप है, उसे हमें खोजना पड़ता है। जैसे प्रस्तर उपकरण, पत्थर के जो उपकरण होते हैं उनको भी किसी न किसी प्रकार के संगीत प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता था एंशिएंट टाइम में। वो भी हो सकता है या मानव अस्थि या पशुओं की अस्थि या उनके जो सींग होते हैं उससे, जैसे आज फोक इंस्ट्रूमेंट में सिंगा जिसे कह देते हैं, तो एंशिएंट टाइम में सींग जो होते थे उनको यूज़ किया जाता था एज ए इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह से बहुत सारे इसके अंदर जो मूर्त माध्यम जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनकी संख्या जो है वो अनगिनत हो जाती है, क्योंकि अभी तक इनकी जो काउंटिंग हुई नहीं है, चल रही है। यहाँ इस तथ्य का भी हम स्पष्टीकरण हमें करना चाहिए कि करना ज़रूरी है कि जो अलिखित स्तोत्र होते हैं, जो अलिखित साधन होते हैं, ये अपने आप में इतने ठोस होते हैं कि ये अपने ऊपर युगों का भी भार वहन कर सकते हैं। जिसका एग्जाम्पल है इतिहास का प्रथम अध्याय हमारा प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। ये एक ऐसा युग है जिसके अंदर लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है, क्योंकि उस समय में मानव को लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेखन कला का पूरी तरह से अभाव था। दूसरा युग आता है आद्यऐतिहासिक काल। उसके अंदर क्या हुआ, हमें लिपि तो मिल गई है लेकिन अभी तक वो पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए जितना भी आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स जो उस टाइम के मिलते हैं उसके बेस पे ही हमने उस युग को इतिहासकारों ने डिस्क्राइब किया है। तो उसका इन दोनों युगों का जो जितनी भी व्याख्या हमें अब तक मिली है वो अलिखित स्रोतों के आधार पर मिली है, जो कि मूर्त हैं। इन मूर्त साक्ष्यों के विपरीत, इन मूर्त साक्ष्यों के परीक्षण के लिए इतिहासकार को भूगर्भ शास्त्री, पुरातन शास्त्री एवं मानव विज्ञान शास्त्रियों, इन सबसे अपना तालमेल बैठाना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं के बेस पर ये साइंटिफिकली ये अपने आप को जस्टिफाई कर पाते हैं ये चीज़ें, तभी इनके आधार पर हम इतिहास लेखन कर सकते हैं। संगीत का इतिहास, संगीत इतिहासकारम अंधकार युग। भारतीय संगीत का जो इतिहास है हमारा, वो हम जब से पढ़ते आ रहे हैं वो शास्त्रों पे आधारित पढ़ते आ रहे हैं। अभी भी जो हम पढ़ रहे हैं वो शास्त्रों के ऊपर आधारित है, लेकिन संगीत का इतिहास जो आरंभ होता है वहाँ पर इतिहासकार, जो हमारे संगीत के इतिहासकार हैं, उन्होंने उसको प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक आधार ही दिया है। ये और बात है कि ये विवरण किसी ठोस आधार के विपरीत काल्पनिक सत्ता के अधिक दिखाई देते हैं, और इस पक्ष का समर्थन डॉक्टर लालमणि मिश्र जैसे विद्वानों ने भी किया है कि जितने भी एविडेंस इस संदर्भ में दिए जाते हैं वो काल्पनिक ज़्यादा हैं।
संगीत इतिहासकारों द्वारा प्राचीन संगीत का इतिहास विवरण साक्ष्यों के अभाव की भावना से ग्रस्त अंधकार युग कहा जाता है, परंतु अध्ययन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अलिखित स्तोत्र की विद्यमानता संपूर्ण धरती पर भरी बहुत प्रकाश फैला रही है। इसी को ही बीसी देव ने कहा है अपनी बुक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कि जो ये एविडेंस हमें मिलते हैं ये पूरी धरती पर भरी पूरी खुली खाने हैं जिनका अभी तक कोई संरक्षण नहीं हो पाया, कोई गिनती नहीं हो पाई है। इसी संबंध में डॉक्टर लालमणि मिश्र का भी यही मानना है, उन्होंने भी यही कहा है कि ऐतिहासिक सांकेतिक अवशेषों को इतिहास की पृष्ठभूमि में ये जो एविडेंस है ये उसका मूल है। ये वैदिक को उन्होंने नकारा है और उन्होंने कहा है कि वैदिक जो पृष्ठभूमि है उसको इतिहास का आदि नहीं माना जा सकता, उसके मूल के लिए हमें प्रस्तर युग के लिए की तरफ हमें जाना होगा और उसको देखना होगा कि वहाँ पर हमें ऐसे कौन कौन से एविडेंस मिलते हैं जो उस टाइम पीरियड को बता सकते हैं कि उस समय का म्यूज़िक कैसा रहा होगा, कैसा हो सकता है। लेकिन ये बड़े एक हैरत की बात है, या मैं क्या कहूँ इसके बारे में, कि हमारे संगीत का जो इतिहास है उसमें अभी भी ये जो म्यूज़िकल एविडेंस हैं, जो मैंने 4 एविडेंस दिखाए हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, अनगिनत है, ये अभी भी विरासत होने के बावजूद भी हमारे संगीत इतिहास का हिस्सा आज भी नहीं है ये। अब हम उन तथ्यों को शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगी आपको कि वो कौन से कारण हैं कि हम आज भी इन मूर्त साक्ष्यों को अपने ऐतिहासिक संदर्भ में हम आने से जो रोकते हैं, जो चीज़ें पॉइंट्स उनको रोकते हैं, वो पॉइंट्स कौन कौन से मेरे हिसाब से कौन से बनते हैं, मैं वो बताना चाहूँगी। पहला है कि हम संगीत को ईश्वर द्वारा निर्मित कला मानते हैं। हम जितना भी आज तक संगीत का इतिहास पढ़ते आ रहे हैं उसमें आरंभ यही कहा जाता है कि संगीत का जो इतिहास है वो आरंभ वो ईश्वर ने किया है। लेकिन जब हम उसको दूसरे सामाजिक संदर्भ में देखते हैं तो वह चीज़ें अलग तरह से दिखाई देती हैं। इवन इस बात को अगर आप पढ़ना चाहें तो आप डॉक्टर लालमणि मिश्र की किताब ज़रूर देखिए, उन्होंने इस बात को क्लियर कट बताया है, इस बात को कि ऐसा जो दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं, वो हमें समझने की ज़रूरत है। उनका ज़्यादातर का ये मानना है कि जिन्होंने इस चीज़ को नहीं माना है वो कहते हैं कि संगीत ईश्वर निर्मित, मानव निर्मित इसीलिए हम नहीं मानते क्योंकि उस टाइम का जो संगीत है वो लुप्त हो चुका है, इंस्ट्रूमेंट नष्ट हो चुके हैं। तो आप किस बेस पे उस टाइम के संगीत को आप कैसे कहेंगे, इसलिए हम नहीं मानते हैं। इसलिए संगीत की उत्पत्ति जानने के लिए जो प्रामाणिक जो सांगीतिक पुरावशेष हमें मिलते हैं उसको वो पुरातन नहीं मानते। लेकिन मेरे को ऐसा लगता, मेरा विचार ये है कि वेदों में वर्णित संगीत और वर्तमान संगीत जो आज हम जानते हैं, हम शास्त्रीय संगीत को फॉलो करते हैं, लेकिन क्या वो अभी भी सेम है? वैदिक संगीत और आज का संगीत सेम है? नहीं सेम है। तो अगर हम इस डिफरेंस को मान सकते हैं, इस विकास को हमने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो हम इस यहाँ पर उस पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं लेकर आते कि वो लुप्त हो चुका है? ओके, लेकिन जो एविडेंस मिल रहे हैं उसके बेस पे हम कुछ तो कहेंगे, कुछ तो बात रखें ना उसको, कि कुछ तो रहा होगा, जिसने बनाने वाले के दिमाग में कुछ तो संगीत होगा ना, जो आसपास वो देख रहा होगा, तो उसने कुछ ना कुछ देख के ही तो बनाया है। तो हमें उसको उसमें खोजने की ज़रूरत है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और जिन विद्वानों ने संगीत की वैदिक पृष्ठभूमि को संगीत का आदि रूप मानने से मना करा, असहमति दिखाई है और उसके प्रस्तरयुगीन होने के पक्ष में समर्थन किया है, उस पर हम विचार करें। दूसरा है कि संगीत का मूर्त पक्ष, सूक्ष्म पक्ष। हम संगीत को सूक्ष्म भाव से देखते हैं कि स्वर हैं और हमारे कोई गाएगा बजाएगा, उसके स्वर हमें छुएंगे, हम उसको महसूस करेंगे, तो वो संगीत है, वो संगीत का सूक्ष्म पक्ष है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मूर्त माध्यमों की। मूर्त में हम स्वरों को नहीं ढूंढ सकते, वो स्थूल है पूरी तरह से। हम उसमें स्वरों को आप नहीं बता सकते कि उसके अंदर जो मैंने पेंटिंग्स दिखाई, अब आप में से कोई मुझे कहेगा कि बताइए कौन सा डांस है, तो मैं नहीं बता सकती, कोई भी नहीं बता सकता। इसीलिए जो पेंटिंग्स दिखाई जाती हैं, हमें उसके सिर्फ जो फॉर्म है उसकी, हम सिर्फ उसके बेस पे बता सकते हैं कि ये डांसिंग फिगर है या कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही है, लेकिन हम वो चीज़ें नहीं बता सकते कि इसमें म्यूज़िक कौन सा है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलें या अपने सोच को थोड़ा विस्तारित रूप दें, व्यापक दृष्टि से सोचें, तो इसमें ये जो एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो पेंटिंग्स या इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी हमें दिखाई देते हैं, स्कल्पचर्स, इसके अंदर आर्कियोलॉजिस्ट ने या हिस्टोरियंस ने इसमें गायन को भी ढूंढा है कि इसमें गायन के एविडेंस क्या हैं। अभी जो आपने पीछे फिगर देखी थी जो डांस कर रही थी, डांसिंग फिगर्स थी बहुत सारी, उसमें क्या है कि एक हर फिगर के मुंह के आगे एक छोटा बबल बना हुआ है, सर्कल बना हुआ, राउंड।
तो इरविन नुमायर ने उसको कहा है कि ये जो पेंटिंग के मुख के आगे जो इन्होंने सर्कल बनाया है ना, ये साउंड का संकेत है। उनके पास जो जितनी सोच थी उसके हिसाब से उन्होंने सब कुछ दिखा दिया, लेकिन अब ये मुद्दा था कि अब आवाज़ को कैसे दिखाएंगे कि कोई कुछ गा रहा है, तो उन्होंने उसके आगे सर्कल बना दिया। ऐसा इरविन नुमायर ने इमेजिन किया है कि ये हो सकता है कि उन्होंने अपने जितनी भी उनकी सोच या साधन जो सीमित थे कि अब पेंटिंग ही हमारे पास एक जरिया है बनाने का, तो उसमें म्यूज़िक को कैसे दिखाएंगे, तो उन्होंने सर्कल बना दिया कि हो सकता है कि ये, जिसको उन्होंने साउंड बबल कहा है। जैसे आज भी अगर हम देखते हैं कि कोई इमेजिन कर रहा है तो हम यहाँ पे वो क्लाउड सा बना देते हैं कि उसके दिमाग में ये चल रहा होगा, उस कंसेप्ट में। और इसमें एक और मैं अगर कहना चाहती हूँ कि क्योंकि क्लियर थोड़ा हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, कि अभी भी अगर आपको लगता है कि हम इन पेंटिंग्स को क्यों वो माने या क्यों करें, तो हमें एक बात खुद से पूछनी चाहिए कि हम अपने म्यूज़िक के रूम्स को या घरों को रागमाला पेंटिंग से क्यों सजाते हैं। अगर रागमाला पेंटिंग में क्या आपको उसमें कुछ सूक्ष्म भाव दिखाई देता है? क्या कोई स्वर सुनाई देते हैं? जबकि वो राग बेस्ड कह देते हैं हम कि हम राग बेस्ड कहते हैं, लेकिन क्या वो पेंटिंग अगर यहाँ लगी आप कोई बताएगा कौन सा राग बज रहा है? नहीं बता सकते। इसीलिए इसको हमें समझना चाहिए कि मूर्त माध्यम में जो संगीत है वो है, लेकिन हमें खोजना है उस चीज़ को। हमें उसमें स्वर नहीं ढूंढना है, हमें उसका आउटर के बेस पे उस पर करना है। हमें स्वर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, उसमें संगीत को ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये तीसरा पॉइंट जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है कि हमारा जो संगीत का इतिहास है, हम कहते हैं कि संगीत का इतिहास इज़ इक्वल टू शास्त्रीय संगीत का इतिहास। ये सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है कि ये सबसे बड़ा कारण है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भारतीय संगीत का इतिहास जो हमें विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रम के रूप में, वह संगीत के शास्त्राधारित होने का हवाला देकर इन मूर्त अवशेषों से अपना किनारा कर लेता है। और यही कारण है कि संगीत इतिहास में मूर्त साक्ष्यों की अब तक अनदेखी होती आ रही है। हमें इस बात को स्पष्ट करना होगा कि हम इतिहास लिख किसका रहे हैं, संगीत का या फिर शास्त्रीय संगीत का। अगर आप शास्त्रीय संगीत का इतिहास लिख रहे हैं तो फिर उसमें शास्त्र ही होगा। शास्त्र के इतर उसके अंदर किसी भी मूर्त माध्यम का कोई मतलब नहीं रह जाता। तुलनात्मक अध्ययन में आ सकता है, लेकिन उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप संगीत का इतिहास लिख रहे हैं तो उसमें हर वो एविडेंस आएगा जो संगीत की गवाही देता है, चाहे वो मूर्त हो, चाहे अमूर्त हो, चाहे लिखित हो, चाहे अलिखित हो। उसमें हम किसी भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे उसमें थोड़ा सा भी कुछ म्यूज़िक का दिखाई दे रहा होगा, हमें संगीत के अकॉर्डिंग हमें उसको काउंट करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम टाइटल तो है भारतीय संगीत का इतिहास और अंदर सारा शास्त्रीय संगीत, ये लोक संगीत कहाँ चला जाता है उसके अंदर में, या अदर संगीत कहाँ गायब हो जाता है? ऐसा क्यों है कि हम हिंदुस्तानी संगीत मतलब शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तान का दायरा क्या शास्त्र तक है? ये हमें सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि संगीत का मतलब हम तीनों चीज़ें आएंगी, गायन वादन नृत्य तीनों संगीत के अंदर आएगा। तीनों चीज़ों का समावेश संगीत का इतिहास मतलब इन तीनों का उसके अंदर होना चाहिए, विवरण होना चाहिए। अगर हम संगीत इतिहास की पुस्तक पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो संगीत में हमें तीनों का विवरण दे के चलना होगा। गायन का पहले दे दीजिए, वादन का दे दीजिए, नृत्य का दे दीजिए, जिसका मर्जी दीजिए, लेकिन तीनों का आना जरूरी है। तब संगीत का इतिहास का टाइटल जो है ना, उसका अर्थ तब सार्थक होगा। ये मेरे हिसाब से मुझे ये भी बड़ी प्रॉब्लम लगती है। नहीं सर, अंत नहीं है, अभी थोड़ा सा बता दूं, मुझे बता देने दीजिए, ये ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेरे ख्याल से। नहीं अभी अंत नहीं आया। हाँ, तो संगीत का इतिहास जो है ये इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी। आवश्यकता तो इस बात की भी है कि मौजूदा संगीत शिक्षण में सर्वप्रथम इस बात को हम समझें कि संगीत का मतलब तीनों चीज़ें हैं, गायन, वादन और नृत्य। अगर संगीत वर्ड यूज़ कर रहे हैं सिर्फ तब, यदि समय रहते अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान देते तो सिंधु घाटी की जो डांसिंग गर्ल है, जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई है, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने वो पहली बार देखी होगी। और डांसिंग गर्ल का मतलब क्या है ये अभी भी आपको नहीं पता। ये रोहित सर अच्छे से समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डांसिंग गर्ल। ये इंटरनेशनल लेवल फेमस है डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल का मतलब ही इंडस सिविलाइजेशन है, इतनी फेमस है ये आज की डेट में भी। लेकिन हमारे म्यूज़िक में हम लोग नहीं जानते, स्टूडेंट्स को नहीं पता कि डांसिंग गर्ल है क्या।
डांसिंग गर्ल को मैंने इसी में यहाँ यही लिखा है कि यदि समय रहते इन छोटी छोटी बातों को महत्व दिया जाता तो सिंधु घाटी की डांसिंग गर्ल को संगीत जगत की ओर से विरोध का सामना करना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि ये फैक्ट है कि खुद आर्कियोलॉजिस्ट कई ऐसे हैं जो इसको डांसिंग गर्ल नहीं मानते। आई एम राइट सर? नहीं मानते कि ये डांसिंग गर्ल है, वो कहते हैं कि नहीं ये डांसिंग गर्ल नहीं है, इसको किसी और कंसेप्ट में देखने की ज़रूरत है। मेरा भी यही मानना है, लेकिन हमारी ओर से कभी ये क्वेश्चन नहीं गया। जो संगीत को सब्जेक्ट को लेके सोसाइटी में यूनिवर्सिटीज़ में चल रही हैं, हम इस ट्रैक के ऊपर हमारी तरफ से कभी कोई क्वेश्चन नहीं गया आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को, किसी को भी कि भी आपने क्यों कह दिया इसे डांसिंग गर्ल, रीज़न तो दीजिए। हम में से किसी ने नहीं कहा, जबकि वो खुद ही नहीं मानने को तैयार हो रही इस बात को। ठीक है, जिसने इसको निकाला उसने कह दिया भाई कुछ नाम देना पड़ता है, कुछ चीज़ निकली है तो नाम तो देना, उन्होंने डांसिंग गर्ल दे दिया, वो चले जा रहा है, चले जा डांसिंग गर्ल। आप कभी नेशनल म्यूजियम की लाइब्रेरी गैलरी में जाएं इंडस की, तो एंटर करते ही डांसिंग गर्ल है, ओरिजिनल डांसिंग गर्ल। ये दो मिली थी, एक इंडिया में है, एक पाकिस्तान में है। ये जी सर, ये इससे आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि जो मूर्त साक्ष्य हैं वो हमारे लिए इतिहास लेखन की दृष्टि से कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वर्तमान में संगीत, भारत के संगीत का इतिहास पर विचार विमर्श करने का दायित्व उस संगीत शिक्षण का एक अहम हिस्सा होना चाहिए जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है और शोध के लिए वह कर्तव्यबद्ध है। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि अभी तक इस दृष्टि से सोचा ही नहीं गया। अभी भी भारतीय संगीत की पुस्तकों में प्रागैतिहासिक युग, अंधकार युग है और आधे ऐतिहासिक युग जैसा कोई युग अभी भी है ही नहीं। और यदि कहीं इनके बारे में थोड़ा बहुत ये वर्ड, अगर आप में से किसी ने थोड़े बहुत कहीं इंडियन हिस्ट्री पढ़ते टाइम म्यूजिक की सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, तो वो इस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं कि आपको उसमें से उसका कोई छोर दिखाई नहीं देगा, आपको कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा कि इसके बारे में हमें जानना चाहिए। उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि कोई उसमें से पॉइंट नज़र ही नहीं आता किसी को। अगर कोई स्टूडेंट जानना चाहे ना तो उसको कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वो उसको वहीं छोड़ देगा और सीधा अपने आराम से वैदिक पे आके पूरा का पूरा वो इतना हैवी मैटर पढ़ने लग जाएगा, श्लोक याद करो, ये करो, वो करो, वो इस तरफ जाएगा ही नहीं कि ये चीज़ क्या है। अभी इसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अभी 2021 में ही, पिछले साल ही, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर ही एक लेक्चर हुआ IGNCA में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, और वो लेक्चर का टाइटल था सिनौली उत्खनन। पता नहीं किसने सुना है कि नहीं सुना, लेकिन ये ज़रूर सुना होगा कि अभी 2019 की बात है कि भारत के इतिहास में पहली बार महाभारतकालीन रथ मिले हैं। ये सुना होगा शायद किसी ने, अगर नहीं सुना तो चलो कोई बात नहीं, देख लेना आप जाके। खैर वो महाभारतकालीन नहीं है या नहीं वो बाद की बात है, लेकिन ये टाइटल बड़ा न्यूज़ चैनल्स में आया था, बहुत फेमस हुआ था कि ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि हमें रथ मिले, चैरियट्स मिले। आज तक हमें रथ कभी नहीं मिले थे। तो ये सिनौली की जो खोज है ये अपने आप में 21वीं सदी की सबसे महान खोज है, सिनौली की खोज। यहाँ पर जो है 116 अंत्येष्टि स्थल मिले थे और वहाँ से बरियल्स मिले हैं। उन बरियल्स के अंदर जो है जो बॉडीज़ मिली हैं, स्केलेटन्स मिले हैं, उनके साथ योद्धाओं के रथ मिले हैं, उनके औजार मिले हैं, और ये सब चीज़ें जैसे ममीज़ होती है ना, उनके साथ उनकी ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं। तो ये योद्धा का बरियल था, तो योद्धा के उसके से रिलेटेड जो मैटर था उसने सब उसमें रखा गया। तो मेरा ये डॉक्टर संजय मंजुल हैं, संयुक्त महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, ये वो लेक्चर प्रेजेंट कर रहे थे और वही उन्होंने ही एग्जीबिशन किया है। हम लेट हो रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा जल्दी कर जी सर, प्लीज़। ओके सर, ओके। तो मेरा सर से ये क्वेश्चन था कि सर ये जिसमें अभी जो आपको ये मिले हैं, क्या इसमें कोई शंख टाइप का इंस्ट्रूमेंट मिला है? क्योंकि योद्धा शंख यूज़ करते हैं, जो वो अपने उसमें ज़्यादातर हम सुनते हैं कि शंख टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो वो युद्ध के आगाज़ के समय यूज़ करते हो। क्या ऐसा कुछ मिला है? तो उनका सब पहले वो हंस पड़े कि आज तक किसी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा मुझसे कि म्यूज़िक का भी कुछ हो सकता है इसके अंदर। तो कह रहे कि नहीं चित्रा, कुछ नहीं मिला इसके अंदर ऐसा तो, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि जो उसके अंदर पॉट्स मिले हैं उनको किसी टाइप का साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कह रहे ये सच्चाई है कि इस बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारी तरफ से सोचा नहीं गया, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि आज के टाइम में जो प्रेजेंट टाइम में इससे रिलेटेड खोजें हो रही हैं, हम उन खोजों के बारे में नहीं जानते, हम उनसे पूरी तरह से दूर हैं। इसमें 2 लेटेस्ट खोजें हैं, तो अभी हिसार के राखीगढ़ी में हुई है, शायद आपने सुना हो किसी ने, राखी सर आपको तो मालूम है सर, हिसार के राखीगढ़ी में हुई है, जिसने इंडस सिविलाइजेशन को 4500 साल पीछे कर दिया है।
उसके डीएनए के आधार पर। और ऐसा ही अभी रिसेंटली पिछले साल जो हुई है खोज, हरियाणा के अरावली की पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं जो अभी तक के हरियाणा के इतिहास को कितनी सदियों पीछे ले जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि वो कम से कम 50,000 से 1 लाख साल पुराने हो सकते हैं फरीदाबाद में। ये कितना बड़ा एग्जीबिशन, कितनी बड़ी इतिहास में बदलाव इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, और हमारा सब्जेक्ट अभी का पदार्पण भी नहीं हुआ इसके अंदर। अभी हमारा सब्जेक्ट कहीं इसके अंदर है नहीं, जबकि एविडेंस अनगिनत हैं, भरे पड़े हैं। आप में से कोई जाके खोजे देखे तो आपकी जिज्ञासा कभी शांत नहीं हो पाएगी, इतने एविडेंस है इसके अंदर। लेकिन क्योंकि हम इससे कनेक्टेड नहीं है, इसलिए कोई हो रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या हमें पता ही नहीं है कि ये इसमें कुछ मिल रही, कुछ नई चीजें इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। बहुत बढ़िया कर रही हैं आप, लेकिन इसको कंक्लूड कर दीजिए। ओके सर, कंक्लूजन बस लास्ट ही है। तो इसके लिए हमें भावी जो पूरा तात्विक अनुसंधान है उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। और शॉर्ट में बता रही हूँ कि इसके लिए इसका सबसे आसान तरीका है संग्रहालय। आप संग्रहालय के लिए, जब संग्रहालय आपके दिमाग में आता है तो सोच को सिर्फ जो ये है नेशनल म्यूजियम में शरण रानी वीथिका या संगीत नाटक की जो है वाद्य वीथिका, उस तक सीमित मत रखना कभी भी। जब भी इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक को संग्रहालय में ढूंढने के लिए जाओगे तो आप हर तरह उसमें देखना, सिर्फ वहीं नहीं जहाँ सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सभी की उसमें जाके देखिए। मानव विज्ञान के जितने भी संग्रहालय हैं उनमें जाके देखेंगे तो आपको म्यूजिक दिखाई देगा, लेकिन आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट के अंदर जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ इसके अंदर सिर्फ यही है कि मेरा इसमें कोई मकसद ये नहीं है कि अभी तक के जो इतिहास है उसमें मैं कुछ उसको गलत नहीं कह रही हूँ जो लिखा गया है, लेकिन जो नहीं लिखा गया आपको उसके बारे में, हमें उसके बारे में ज़रूर अपने आप में इस बात की जिज्ञासा लानी चाहिए कि हम उसके अंदर जाएँ और उसको खोजने का प्रयास करें। बस सर लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये इतना ही ज़रूरी है जितना कि इसको हमारे जो संगीत का इतिहास है उसके अंदर इन चीज़ों का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी भी राग के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उसमें स्वर और ताल का होना। यदि किसी राग में से स्वर गायब है और ताल गायब है, आप उसे राग नहीं कह सकते, आप उसे शास्त्र तो फिर कह ही नहीं सकते। अगर राग ताल ही नहीं है तो फिर आप शास्त्र कैसे कहेंगे? तो अगर हमारा हम जो संगीत के इतिहास की बात कर रहे हैं, हमें उसको लिखते समय, उसको पढ़ते समय ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए। इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, भारतीय संगीत इतिहास। भारत माने भारत का क्षेत्रफल कितना है, इतिहास में पहले कितना था, भारत की सीमाएं कहाँ तक थी, आज कितनी रह गई हैं, ये पूरी जजमेंट होनी चाहिए। उसके बाद संगीत माने तीनों, गायन वादन नृत्य प्लस संगीत मतलब लोक भी शास्त्रीय भी, हर तरह का संगीत उसमें आना चाहिए। लास्ट में क्या आता है? इतिहास। इतिहास मतलब हर वो साधन, छोटा बड़ा, मूर्त अमूर्त, दृश्य जो इतिहास की गवाही देने के लिए तैयार है, हमें उसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। भारतीय संगीत इतिहास, यदि आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पे चलेंगे तो आप संगीत के इतिहास के साथ न्याय कर पाएंगे, क्योंकि संगीत का इतिहास मतलब भारत के संगीत का इतिहास मतलब कि एक विश्व स्तरीय उत्तरदायित्व की पूर्ति। हम अपने आप को विश्व स्तर पर कहाँ खड़ा करना चाहते हैं, ये बहुत धन्यवाद आपका। तो इसका टाइटल का अर्थ आप अपने आप तय कर लीजिएगा, आपको कहाँ तक रखना। नहीं, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आपके टॉपिक में बस वो अलिखित के तो उसको पुरातात्विक प्रमाण आप बोल सकती हैं, जो प्रमाण आप बता रहे हैं। हाँ, तो प्रागैतिहासिक कह लेंगी तो अच्छा रहेगा। और इसी के साथ खैर ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा। हाँ, एक अलग सेमिनार होना चाहिए भारतीय संगीत का इतिहास। मुझे लगता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, मुझे लग रहा है। ठीक कह रहे हैं आपने, 7 मिनट से नहीं 70 मिनट ले लिया आज, मुझे लग रहा है ना। नहीं, ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा, इसमें बहुत अच्छी बातें हमें जानने को मिली। इससे पहले का सेशन इंटरनेट का सेशन था। इंटरनेट वाले सेशन में कई सवाल कुछ लोगों के थे। एक तो हमारी जो प्रामाणिक वेबसाइट्स कौन सी हैं, कुछ लोगों का ये बताने की इच्छा थी कि प्रामाणिक वेबसाइट्स कौन सी हैं। तो एक तो जो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स होती हैं, जितनी भी gov.in होती हैं, वो प्रामाणिक ही होती हैं। ऐसे ही जो एनसाइक्लोपीडिया वाली वेबसाइट्स हैं वो भी प्रामाणिक हैं। आपकी जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम की जो वेबसाइट्स हैं
इंटरनेशनल लेवल तक, वो सब प्रामाणिक हैं। और बहुत सारी एनसाइक्लोपीडिया हैं, कोई एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्ट्री है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन है, ये सब प्रामाणिक है। और बहुत सारी ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं हमें पढ़ने को, वो भी प्रामाणिक हैं। अगर कोई बुक का आप रेफरेंस ऑनलाइन देते हैं तो डायरेक्टली बुक का रेफरेंस दीजिए। विकीपीडिया या किसी इंटरनेट पे और किसी वेबसाइट से लेकर उस बुक का रेफरेंस देना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग वेबसाइट्स बना लेते हैं और उस पर अपनी मनपसंद की जानकारियाँ डाल देते हैं। वो जानकारियाँ किसी ने ऑथेंटिकेट नहीं की होती, ना ही सर्टिफाइड जानकारियाँ होती हैं। जबकि सरकारी वेबसाइट से जो आप जानकारी डाउनलोड करोगे वो एटलीस्ट ये होगी कि ये गवर्नमेंट ने डाली है, गवर्नमेंट ने अगर डाली है तो प्रामाणिक है। हम जो भी स्टैटिस्टिक्स भी लेते हैं वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से लेते हैं, इसीलिए कि कोई हमें चैलेंज ना कर सके कि ये गलत हैं या सही हैं। तो इसी तरह से म्यूज़िक वालों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। रेडियो की कोई इन्फॉर्मेशन तो सबसे पहले आपको वहीं जाना चाहिए जो AIR के आर्काइव्स हैं या उनका होम पेज है। उनका बाकायदा होम पेज बना हुआ है ऑल इंडिया रेडियो वालों का, टेलीविज़न वालों का, तो वहाँ से आप जानकारी लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाएगी। दूसरी जगहों से जानकारी लेने में ख़तरा है। दूसरा सेशन ये म्यूज़िक एक लुप्त होते वाद्यों पर कुछ लोगों ने किया, और ये अभी जो टॉपिक आया वो तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था। और हमें निश्चित रूप से संगीत के इतिहास पर एक नए ढंग से विचार करने की आवश्यकता है, एक नए दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है। तभी हम शायद संगीत के साथ और अधिक विस्तार से सोच पाएंगे और अधिक लोगों को संगीत के बारे में जानकारी मिल पाएगी। थैंक यू फॉर एवरीबॉडी इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और इस सेशन को सुखद और अच्छा बनाने के लिए। धन्यवाद।